ही होती है। स्वर्गविनाशक पंथ से भागना। हम फक देखते हैं तुम्हारे आसपास के लोगों का कितना अच्छा भाग्य है, लुओ वानहोंग ने भयावह रूप से हंसते हुए कहा। उसे किसी भी तरह से काम करना था, चाहे सही हो या गलत। उसे केवल परिणाम चाहिए था, प्रक्रिया नहीं। जब तक परिणाम संतोषजनक था तब तक सब ठीक था। झांग सानकियान किसी को बचाने के लिए उससे लड़ने में संकोच नहीं किया, इसलिए उसे मारना ही था। वह झांग सानकियान के बारे में बहुत स्पष्ट था कि वह किस तरह का व्यक्ति था। उसे अपनी जान जोखिम में डालकर किसी की रक्षा करने के लिए तैयार करना, यह दर्शाता है कि आर्यन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। आर्यन, तुम आखिर क्या छिपा रहे हो? लुओ वानहोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी। ऊहू, ऊहू, ऊहू। आर्यन जोर जोर से हाँफ रहा था। जब से उसने स्वर्गविनाशक पंथ के मुख्य द्वार को छोड़ा था, तब से वह पूरी ताकत से दौड़ रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि झांग सानकियान उसकी रक्षा कर रहा था। जितना अधिक झांग सानकियान उसकी रक्षा करेगा, उतना ही अधिक बॉस की सेनाएं उसे जाने नहीं देंगी। उसे पूरी ताकत से स्वर्गविनाशक पंथ के क्षेत्र से बाहर निकलना था, क्योंकि यही उसकी जान बचाने का एकमात्र तरीका था। जब वह स्वर्गविनाशक पंथ से निकला तो उसे अधिपति पुष्प को सूचित करने का भी समय नहीं मिला। उसे मीरा, माँ, लुकिन और ली ज्यू का ठिकाना भी नहीं मिला। दूर स्वर्गविनाशक पंथ को देखते हुए आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची, मैं वापस आऊंगा। अचानक दूर के जंगल में हल्की हलचल हुई। जीवनचोर विद्वान ने धीरे से कहा, कोई हमारा पीछा कर रहा है। आर्यन का दिल कस गया, इतनी तेज गति? तो फिर देखते हैं तुम कितने तेज हो। विचार चला। आर्यन ने एक मशरूम लगाया और चिल्लाया, मैं यहां हूं। जीवनचोर विद्वान नहीं समझा। वह समझ नहीं पा रहा था कि आर्यन अचानक एक विशाल मशरूम क्यों लगाएगा जो एक व्यक्ति की आधी ऊंचाई का था। वह क्या था? वह बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था। आर्यन खुद भी उस विशाल मशरूम से हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मशरूम इतना बड़ा होगा। क्या इसे अभी भी मशरूम कहा जा सकता है? यह एक सुपर विशाल मशरूम था। अगर इसे एल गेम में लगाया जाता तो माँ के बच्चे, कंप्यूटर स्क्रीन फट जाती। आर्यन के दिल में अभी भी एक लिंगरिंग डर था। इस क्षण 4 लोग जंगल से बाहर निकले। पास के आर्यन को देखते हुए उनमें से एक तुरंत चिल्लाया, वह आर्यन है। बच्चा, देखते हैं तुम कहाँ भाग सकते हो। बातचीत के दौरान वे चारों एक ही समय में आर्यन पर टूट पड़े। आर्यन वहीं खड़ा रहा और उपहास किया, तुम बेवकूफ, मुझे मारना चाहते हो? तुम्हारी गति बहुत धीमी है ना? धिक्कार है कूड़ा, दफा हो जाओ। यह करीब आता जा रहा था। यह करीब आता जा रहा था। और तो और वे चारों कुलीन आंतरिक शिष्य थे। उनकी खेती कमजोर नहीं थी। उन चारों का दबाव एक ही समय में उस पर पड़ा, जिससे आर्यन का शरीर हल्का सा झुक गया। आर्यन ने अपने दिल में शाप दिया, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। जीवनचोर विद्वान ने भौहें सिकोड़ी और कहा, खतरा। आर्यन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, चिंता मत करो। जैसे ही वे चारों आर्यन के सामने पहुंचे, धमाका! धरती कांप उठी और पहाड़ हिल गए। एक बहरा कर देने वाला विस्फोट हुआ। क्या यह मशरूम विस्फोट की आवाज थी? यह तो बस आकाश तोप अकाल गर्जना थी। यह एक पूर्ण गड़बड़ थी। उसी समय उन चारों की गति तुरंत चींटियों जैसी हो गई और उनके सिर पर खून तेजी से नीचे गिर गया। उनके शरीर जहरीली हरी रोशनी से चमक उठे। 3 सेकंड बाद, आह, आह! कुछ चीखें सुनाई दीं।
वे चारों जमीन पर गिर गए और हिचकी ली। सिस्टम से लगातार 4 बार आवाज आई, डिंग डिंग डिंग। जीवनचोर विद्वान हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें आर्यन पर टिकी थीं, जिसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। वह खुद भ्रम की स्थिति में था। इस क्षण आर्यन नहीं गया और सीधे 4 लाशों के बगल में एक और मशरूम लगाया। उसके होठों के कोने मुड़े और वह भयावह रूप से हंसा, मैं तुम्हें उड़ा नहीं पाऊंगा, हा हा हा। इसके बाद आर्यन धीरे धीरे चला गया। जीवनचोर विद्वान लंबे समय तक स्तब्ध रहा, फिर उसे होश आया। उसने आर्यन का पीछा किया और खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, वह क्या है। आर्यन भयावह रूप से हंसा, अच्छी चीज। 10 मिनट बाद गरज, एक और जोरदार आवाज आसमान में गूंज उठी। कुछ सेकंड बाद डिंग डिंग, सिस्टम से फिर से आवाज आई और आर्यन के अनुभव बिंदु काफी बढ़ गए। यह नीच होने का एहसास बहुत अच्छा है, हा हा हा। जो टिमो चाहता था वह नीच शब्द था। यौन संबंध वाला कमीना। यह रोकना असंभव था। अगले दिन जंगल में समय समय पर विस्फोटों की आवाज सुनाई देती रही। वे मशरूम जैसी चीजों के बारे में कैसे जानते होंगे? और तो और उनके पास न तो सच्ची आंखें थीं और न ही स्कैन। जैसे ही वे उसे छूते वे मर जाते। ऐसा लग रहा था जैसे वे अजय थे। बस एक दिन में आर्यन के अनुभव बिंदु आधे से अधिक बढ़ गए थे, लेकिन केवल एक मशरूम बचा था। यह वह हिस्सा था जिसने आर्यन के दिल को सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया। हालांकि जो आर्यन का पीछा कर रहे थे, उन्होंने उसका पीछा नहीं किया। वे हर कदम पर बेहद सावधान थे। 2 दिन बाद उन्होंने आर्यन का पता खो दिया और बाकी के पास स्वर्ग विनाशक पंथ में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्वर्ग विनाशक पंथ में स्थिति अलग थी। अधिपति पुष्प ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उस पर निगरानी रखी जा रही है। केवल वह ही नहीं थी। एक और जगह पर मीरा, माँ, लुकिन, लेईजू और अन्य पर भी निगरानी रखी जा रही थी। महान वंश के मुखिया को उन पर हमला करने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि वह इंतजार कर रहा था। चूंकि उसने आर्यन को पकड़ा नहीं था, वह देरसबेर लौट आएगा। उस समय हूँ, मशरूम व्यू बहुत शानदार है, बस मशरूम बहुत कम हैं। अगर तुम मुझे 1000 मशरूम दोगे तो मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाऊंगा, आर्यन ने अपने दिल में बुदबुदाया। 3 दिन और 3 रातों तक दौड़ने के बाद आर्यन पहले ही पर्वत श्रृंखला की गहराइयों तक पहुंच चुका था। एक ऐसी जगह जिसके बारे में वह जानता भी नहीं था। एकमात्र अच्छी बात यह थी कि वह अपने आसपास राक्षसी जानवरों की आभा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। ठीक है, यह स्तर बढ़ाने का समय है। मुझे उम्मीद है कि स्तर बढ़ाने पर मुझे कुछ मशरूम मिलेंगे। यह बहुत अच्छा होगा, आर्यन ने धीरे से कहा। जीवनचोर विद्वान, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जीवनचोर विद्वान ने कहा, बोलो। किसी भी मामले में वह आर्यन को नहीं छोड़ सकता था। उसके दिमाग में विचार उसे जाने नहीं देंगे। खाली बैठना उबाऊ था। प्रशिक्षण करना बेहतर था। और तो और उसने महसूस किया कि आर्यन के शरीर पर बहुत सारे अज्ञात और रहस्य थे। उसे लगातार यह महसूस हो रहा था कि इनका उससे बहुत गहरा संबंध है। वह अपनी पहचान, अपने दिमाग में नियंत्रण जानना चाहता था, और इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जो उसे जवाब दे सकता था, शायद वह आर्यन था। अभी मुझे राक्षसी जानवरों का शिकार करना है। मुझे उन्हें जल्दी मारना है। इसके अलावा
इससे पहले कि मैं कहूँ कि मुझे मदद चाहिए, मुझे उम्मीद है कि तुम बस किनारे से देखोगे, आर्यन ने कहा। वह अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहता था। शिकार करते समय उसकी ताकत, गति और प्रतिक्रिया की गति सभी को इस तरह के प्रशिक्षण के माध्यम से सुधारने की आवश्यकता थी। वास्तविक युद्ध का अनुभव बहुत महत्वपूर्ण था। जीवनचोर विद्वान ने सिर हिलाया, समझ गया। आर्यन ने कहा, ठीक है, अब जाओ और मेरे लिए राक्षसी जानवरों को आकर्षित करो। मैं मारना शुरू कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा अनुभव पागल हो जाए। 2.5 महीने। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1792। सब कुछ समाहित करने वाली सुमेरु वलय। स्तर हर चीज की नींव थे। जब कोई स्तर ऊपर उठता था तो उसकी ताकत, गति, रक्षा और प्रतिक्रिया की गति बढ़ जाती थी। यह ऑनलाइन खेलों में भी ऐसा ही था। आर्यन के लिए भी ऐसा ही था। उसके पास जो सिस्टम था वह खेल प्रणाली थी। सब कुछ खेल पर आधारित था। लेकिन एक चीज ऐसी थी जो स्तर ऊपर उठने से उसे नहीं मिल सकती थी। युद्ध का अनुभव। इसे केवल जीवन और मृत्यु की लड़ाइयों से धीरे धीरे अनुभव किया जा सकता था। जीवन और मृत्यु के कगार पर इसे समझा जा सकता था। इस तरह का युद्ध का अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण था। यही कारण था कि आर्यन ने जीवन चोरी विद्वान को राक्षसों को मारने में उसकी मदद नहीं करने दी। यह आ रहा है। जीवन चोरी विद्वान ने याद दिलाया, 3 त्रितारा जानवर हैं, 2 मृत्यु तारे और 1 पंचतारा। बाकी सभी द्वितारा जानवर हैं। क्या आप उन्हें संभाल पाएंगे? आर्यन का शरीर खून से सना था और वह तेजी से हाँफ रहा था। राक्षसों की पिछली लहर ने उसकी अधिकांश ऊर्जा खत्म कर दी थी और उसे बेहद असहज महसूस हो रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं उन्हें संभाल नहीं सकता, मुझे करना होगा। उसका दाहिना हाथ चला। दानव तलवार लाल रोशनी से चमक उठी। घूमते हुए आर्यन आगे बढ़ा। मारो। गरज, गरज, गरज। जीवन चोरी विद्वान के गायब होने के साथ सभी राक्षसी जानवर आर्यन की ओर अत्यधिक बल के साथ बढ़े। आर्यन डरा नहीं। वह डरा नहीं था, वह उनसे आमने सामने लड़ने वाला था। पूरे 2 घंटे बाद आसपास राक्षसी जानवरों के शवों से भरा था। आर्यन का पूरा शरीर घावों से ढका था, खून टपक रहा था और उसके कपड़े भीगे हुए थे। हालांकि इस तरह की सजीव और तीखी लड़ाई ने उसे अवर्णनीय रूप से भरा हुआ और तरोताजा महसूस कराया। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को स्तर ऊपर करने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर पीला तारा स्तर 2। जारी रखो। स्तर ऊपर उठने के बाद आर्यन का स्वास्थ्य, दिव्य शक्ति और उसके शरीर के घाव तुरंत ठीक हो गए। उसने तुरंत चिल्लाया, जारी रखो। जीवन चोरी विद्वान थोड़ा चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन मारकर स्तर ऊपर कर पाएगा। उसकी चेतना थोड़ी और खुल गई थी। उसे लगा कि उसने पहले भी आर्यन को स्तर ऊपर करते देखा है और यह थोड़ा परिचित था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके दिमाग को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति भी ऐसे ही स्तर ऊपर करता हो? घातक बुकवर्म ने आर्यन को देखा जो जंगल में घुस गया था और खुद से बुदबुदाया, क्या यह तुम हो? या कोई और था? कौन हो सकता है? किसने मेरी चेतना के सागर में एक इच्छा रोपी? वह समझा नहीं।
लेकिन जीवन चोरी विद्वान उसके पीछे पीछे गया। उसे विश्वास था कि एक दिन वह सभी रहस्यों को सुलझा लेगा। वह जान जाएगा कि वह कौन था। वह जान जाएगा कि उसे किसने नियंत्रित किया था। धमाका, धमाका। आओ तुम सब मुझ पर आओ। आर्यन पागल हो गया था। उसके हाथ में दानव तलवार एक चमकदार खून के लाल प्रकाश से चमक रही थी क्योंकि उसने एक उत्तेजित गर्जना छोड़ी। मारो। डिंग डिंग डिंग। 2 दिन बाद। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को स्तर ऊपर करने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर पीला तारा चरण 3। जारी रखो। आर्यन लगातार मारता रहा और बिल्कुल भी आराम नहीं किया। उसके पास केवल 2.5 महीने का समय था। इन 2.5 महीनों में उसे स्वर्ग विनाशक पंथ में वापस लौटना था। उसे मास्टर दानव को विस्फोट करना था। उसकी मां के इस तरह की जगह पर जाने का कोई कारण तो जरूर होगा। उसकी मां ने स्वर्ग विनाशक पंथ जैसे एक साधारण छोटे पंथ को शीर्ष 10 पंथों में से एक बना दिया था, इसलिए वह निश्चित रूप से शीर्ष 10 पंथों के आदान प्रदान में खड़ा होगा। वह भी जाना चाहता था। केवल अपनी मां के द्वारा चले गए मार्ग पर चलकर ही वह अपनी मां के बारे में और अधिक जान पाएगा। आर्यन सब कुछ जानना चाहता था। यहाँ तक कि क्या उसकी मां सिस्टम की मालिक थी या नहीं। यदि वह थी तो वह निश्चित रूप से जानती होगी कि सिस्टम को किसने डिजाइन किया और किसने विकसित किया। यदि वह डेवलपर बन सकता था तो वह सिस्टम को उसकी सबसे मजबूत स्थिति में अपडेट कर सकता था, एक ही चाल में आकाश को नष्ट कर सकता था। 1 महीना बीत गया। गरज। एक पंचतारा दानव के गिरने के साथ आर्यन अब पहले की तरह हाफ नहीं रहा था। यह इसी समय था। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को पंचतारा जानवर को मारने के लिए बधाई। 10,000 अनुभव, 1,000 दिव्य शक्ति और एक असामान्य ऊर्जा मूल्य प्राप्त हुआ। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को स्तर ऊपर करने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर हरा तारा स्तर 1। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को स्तर ऊपर करने और एक विशेष पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बधाई। विशेष पुरस्कार शब्द सुनकर आर्यन की आंखें अचानक कस गईं। उसने भारी सांस ली और बुदबुदाया, विशेष पुरस्कार, विशेष पुरस्कार, फिर से विशेष पुरस्कार। मुझे 100 मशरूम दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस 100 मशरूम। वह 1 महीने में 9 स्तर ऊपर उठा था। पिछली बार विशेष पुरस्कार 10 सुपर मशरूम थे। 10 मशरूम। आर्यन अत्यंत किफायती था और उनमें से हर एक अतुलनीय रूप से कीमती था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मशरूम बहुत कम थे और वह एक बड़ी मशरूम संरचना भी नहीं बना सकता था। अगर उसे सैकड़ों या हजारों मशरूम दिए जाते। आर्यन के मुंह के कोने ऊपर उठे, एक अश्लील मुस्कान प्रकट हुई। मैं लोगों को आसमान में उड़ा सकता हूं। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को एक विशेष पुरस्कार, पुरस्कार वस्तु एक सुमेरु वलय प्राप्त करने के लिए बधाई। अरे वलय! तुरंत। आर्यन निराश हो गया। उसे सबसे ज्यादा टीमों के मशरूम चाहिए थे, लेकिन उसे एक छोटी सी वलय मिली जो बिल्कुल भी साधारण नहीं लग रही थी। सुमेरु वलय, क्या यह सिर्फ एक अंतरिक्ष वलय नहीं है? पुरस्कार का क्या फायदा? आर्यन बहुत नाखुश था। किसी भी समय उसने वलय के गुणों की जांच करने के लिए सिस्टम को भी खोला। आखिरकार यह सिस्टम से एक पुरस्कार था। सामान्य ज्ञान के अनुसार सिस्टम से पुरस्कार बुरे नहीं होंगे। वस्तु सुमेरु वलय। ग्रेड दिव्य स्तर। विवरण सुमेरु वलय एक दुनिया को संग्रहित कर सकती है। विवरण 2 खिलाड़ी सुमेरु वलय में प्रवेश करना चुन सकता है। अरे! वलय के विवरण को देखते हुए आर्यन थोड़ा दंग रह गया। दुनिया का क्या मतलब है?
क्या ऐसा हो सकता है कि आप अभी भी आकाश होने का दिखावा कर सकते हैं? क्या यह दिखावा करने में बहुत अच्छा नहीं है? देखो तुम कितने शक्तिशाली हो। मुझे देखने दो कि तुम कितना संग्रहित कर सकते हो। तुरंत आर्यन ने हरकत की। दूर के विशाल पहाड़ की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, पहले मेरे लिए उस पहाड़ को संग्रहित करो। जैसे ही उसने बात खत्म की, आर्यन के 1,00,000 दिव्य शक्ति बिंदु खाली हो गए और उसकी दिव्य शक्ति समाप्त हो गई। जैसे ही आर्यन भड़कने वाला था, सुमेरु वलय हिल गई और हवा में तैरने लगी। शुआ शुआ शुआ, शुआ शुआ शुआ। कुछ सरसराहट की आवाजों के साथ दूर का विशाल पहाड़ धीरे धीरे सिकुड़ गया और अंतः वलय में समा गया। वलय भी आर्यन की हथेली पर उतर गया। आर्यन हक्का बक्का रह गया। यह क्या बकवास है? इतना भयंकर? वह एक ऐसा पहाड़ था जिसकी ऊंचाई नहीं देखी जा सकती थी। कम से कम यह पृथ्वी पर पहले पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा था। लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गया। यह आर्यन वहीं खड़ा रहा, लंबे समय तक होश में नहीं आ पाया। जीवन चोरी विद्वान जो अंधेरे में था और भी भ्रमित हो गया। उसने कसम खाई कि उसने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। क्या यह बहुत अविश्वसनीय नहीं था? सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, आर्यन अभी भी सुमेरु वलय में प्रवेश कर सकता था। इस क्षण उसके विचार ने वलय की जांच की और पाया कि वलय में वास्तव में एक अतुलनीय रूप से विशाल पहाड़ था और पहाड़ के भीतर अनगिनत राक्षसी जानवर गर्जना कर रहे थे। आर्यन हंसा। वह गर्व से मुस्कुराया। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1793। फिर क्यों गायब हो गया? पहाड़ कहाँ है? पहाड़ कहाँ है? यह क्या हो रहा है? एक पहाड़ अचानक कैसे गायब हो सकता है? वरिष्ठ बहन, अब हम क्या करें? वह पहाड़ हमारा निर्देशांक था। उसके बिना हम अमर गहरा घाटी कैसे ढूंढेंगे? हाँ, एक और जगह पर 6 शिष्यों का एक समूह गहन सूर्य पंथ की वर्दी पहने हुए था। समूह का नेतृत्व एक महिला कर रही थी, एक अनुपम सुंदरी नी लिन। शीर्ष 10 नए शिष्यों में तीसरे स्थान पर। वह मानसिक संचार की कला में प्रतिभाशाली थी। नी लिन ने पहाड़ के मूल स्थान पर देखा। वह इसे समझ नहीं पा रही थी। एक पहाड़ अचानक क्यों गायब हो गया? क्या ऐसा हो सकता है कि पहाड़ एक आत्मा बन गया हो? वह इस बार एक मिशन पर निकली थी। उसे एक 8 सितारा युद्ध जानवर पकड़ना था। केवल एक 8 सितारा युद्ध जानवर पकड़कर ही वह अपनी मनचाही चीज का आदान प्रदान कर सकती थी। वह पहाड़ उसका निर्देशांक था। अब जब पहाड़ गायब हो गया था, तो वे जल्द ही खो जाएंगे। वे अमर गहरा घाटी को ढूंढ नहीं पाएंगे। नी लिन ने भौहें सिकोड़ी और कहा, चलो उसकी चिंता न करें। उस पहाड़ की दिशा याद रखो। पहले वहां पहुंचते हैं। भले ही वह हवा में गायब हो गया हो, फिर भी कुछ निशान जरूर छोड़ेगा। नी लिन ने तेजी से निर्णय लिया। पंथ चयन में केवल 1.5 महीना बचा था। अगर वह इस वस्तु का आदान प्रदान कर पाती, तो वह बहुत आत्मविश्वास में होगी। गहन सूर्य पंथ में शामिल होने से पहले उसे लगा था कि उसकी शक्ति में कोई समस्या नहीं है। लेकिन शामिल होने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका वरिष्ठ भाई उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था।
उसे शीर्ष 10 पंथों में एक स्थान के लिए लड़ने के लिए और अधिक मेहनत करनी होगी। चलो चलें। नीलिन एक तेज चीता की तरह जंगल में तेजी से दौड़ी। अन्य 5 शिष्य तेजी से उसके पीछे गए। एक और जगह हे शीर्ष 10 नए शिष्यों में तीसरे स्थान पर गहन सूर्य पंथ की एक प्रतिभाशाली शिष्या। वह शीर्ष 10 शिष्यों में एकमात्र महिला भी है। हे पिछली बार तुम बच निकली थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। शियाओ याओ महल के लोग, उनमें से एक जिसे आर्यन ने लोहे के बाजू वाले चील की पीठ से नीचे गिराया था, वह अभी भी जीवित था। इस बार उसके पीछे शियाओ याओ महल के दर्जन भर शिष्य और एक व्यक्ति था जो एक बड़े की तरह लग रहा था। शीर्ष 10 शिष्यों में से प्रत्येक में एक जन्मजात प्रतिभा थी जो 10वें ग्रेड से अधिक थी। शियाओ याओ महल को पहले ही उनमें से 3 मिल चुके थे। यदि उन्हें नी लिन भी मिल जाती तो शियाओ याओ महल निश्चित रूप से शीर्ष 10 पंथों के नए शिष्यों के बीच इस वर्ष की प्रतियोगिता में नौसिखिया राजा का खिताब जीतेगा। बड़े, हम किसी भी समय कार्रवाई कर सकते हैं, शिष्य आगे बढ़ा और सम्मानपूर्वक कहा। वह बड़ा भी उस जगह पर देख रहा था जहां पहाड़ की चोटी गायब हो गई थी। उसे अपने दिल में अजीब लग रहा था। होश में आने के बाद उसने कहा, जल्दी मत करो। गहन सूर्य पंथ के शिष्य एक मिशन पर हैं। इसके अलावा वे शीर्ष 10 शिष्यों में से एक हैं। शायद गुप्त रूप से बड़े उनकी रक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा मैं जानना चाहता हूं कि वे किस तरह का मिशन कर रहे हैं। पहले उनका पीछा करो, उन्हें सावधान मत करो। बड़े ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सोचा, मैं 100 साल से अधिक जीवित रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी। यह क्या है? क्या यह अभी एक राक्षसी जानवर था? असंभव है ना? या किसी शक्तिशाली प्राणी ने उसे दूर कर दिया? उसके लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता है? यह अविश्वसनीय है। आधे दिन बाद नी लिन अचानक रुक गई और चारों ओर देखा। उसने भौहें सिकोड़ी और कहा, हम खो गए हैं। किसी भी निर्देशांक के बिना इस अतिघने जंगल में खो जाना बहुत आसान था, यहाँ तक कि एक सर्वोच्च विशेषज्ञ के लिए भी। वरिष्ठ बहन, अब हम क्या करें? वरिष्ठ बहन, हम वापस क्यों न जाएं? हम अब खो गए हैं। यदि हम आगे चलते रहे तो बहुत खतरनाक होगा। मेरा सुझाव है कि हम पहले वापस जाएं और एक विस्तृत योजना बनाएं। वैसे भी हमारे पास इस मिशन को पूरा करने के लिए अभी आधा महीना बचा है। कुछ शिष्यों ने सुझाव दिया। नी लिन हार नहीं मानना चाहती थी। उसने कहा, यह ऐसा है, तुम 5 वापस जाओ, मैं अकेले खोज जारी रखूंगी। अगर मैं 3 दिनों में उसे नहीं ढूंढ पाती हूं तो मैं भी वापस चली जाऊंगी। असंभव। वरिष्ठ बहन, आपके लिए अकेले यहां रहना बहुत खतरनाक है। सही है। अगर आप रहना चाहती हैं तो हमारे साथ रहें। हम 3 दिनों तक आपके साथ रहेंगे, सभी ने कहा। नी लिन कृतज्ञ महसूस कर रही थी और तुरंत बोली, आप सभी का धन्यवाद। वरिष्ठ बहन, आप बहुत विनम्र हैं। आपके मार्गदर्शन के बिना हम इतनी तेजी से सुधार नहीं कर पाएंगे। सही है। उन सभी को नी लिन द्वारा निर्देशित किया गया था और सिर्फ आधे महीने में लीप्स एंड बाउंड्स से सुधार हुआ था। नी लिन ने कहा, अब दक्षिण में पहाड़ को निर्देशांक के रूप में उपयोग करें और खोजना शुरू करें। धीमे चलें। सभी सावधान रहें। आर्यन को नहीं पता था कि उसके शब्दों के कारण विशाल पहाड़ गायब हो गया था और नी लिन खो गई थी।
यह अंगूठी कमाल की है। हाँ हाँ हाँ, आर्यन हंसना बंद नहीं कर पा रहा था। भविष्य में मुझे प्रशिक्षण के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा पहाड़ में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और अयस्क सब मेरे हैं। हाँ हाँ हाँ, आर्यन ने अपना मन बदल लिया। वह दूसरे पहाड़ की चोटी की ओर मुड़ा और कहा, इसे भी ले लो। डिंग। अपर्याप्त दिव्य शक्ति बिंदु। डिंग। सिस्टम प्रॉम्प्ट अपर्याप्त दिव्य शक्ति बिंदु। धिक्कार है। जब आर्यन ने सोचा कि स्थानिक अंगूठी का उपयोग करने में उसे 1 लाख दिव्य शक्ति बिंदु का खर्च आया था, तो उसने तुरंत अपनी कमर कस ली। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? आर्यन ने बड़ी संख्या में देव गोलियां निकाली और उन्हें निगल लिया। सौभाग्य से मेरे पास बहुत सारी देव गोलियां हैं। नहीं तो मैं सचमुच खत्म हो जाता। नीली औषधि के बिना 1 इंच भी हिलना मुश्किल होगा। जैसे ही आर्यन ने देव गोलियां निगलीं, उसने सोचा कि स्थानिक अंगूठी को यथासंभव बड़ा कैसे किया जाए। एक दुनिया कितनी बड़ी होती है। क्या आप पूरे राक्षस द्वीप को स्टोर कर सकते हैं? ठीक होने के बाद कोशिश करता हूं। एक तरफ कितनी बड़ी थी। एक विशिष्ट क्षेत्र के बिना आर्यन भी नहीं जानता था। शाब्दिक अर्थ बहुत छोटा था, लेकिन एक कहावत है जिसे 10 दिशाएं ब्रह्मांड कहते हैं। अगर इस पर आधारित होता तो यह क्षेत्र भयावह रूप से बड़ा होता। आधे दिन बाद आर्यन ने आखिरकार अपने दिव्य शक्ति बिंदु भर लिए। जब उसके दिव्य शक्ति बिंदु भरे हुए थे, आर्यन तुरंत उत्साहित हो गया। चलो मैं देखता हूं कि यह जगह कितनी बड़ी है। हे। तुरंत आर्यन ने हरकत की। राक्षस द्वीप को अंदर रखो। स्थानिक अंगूठी की शक्ति फैल गई। केवल डिंग। सिस्टम प्रॉम्प्ट अपर्याप्त दिव्य शक्ति बिंदु। अरे! आर्यन ने दिव्य शक्ति बिंदु पर देखा और कहा, पर्याप्त नहीं तुम्हारी बहन, यह स्पष्ट रूप से भरा हुआ है। यह अपर्याप्त कैसे हो सकता है? अचानक आर्यन की आंखें तन गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि 1 लाख दिव्य शक्ति बिंदु स्थानिक अंगूठी को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त नहीं है? इसके अलावा यदि वह ऐसा संकेत दे रहा है, तो इसका मतलब है कि स्थानिक अंगूठी राक्षस द्वीप को स्टोर कर सकती है। वाह! यह कितना भयंकर है! क्या यह बहुत कमाल का नहीं है? आर्यन का खून जल रहा था क्योंकि उसने पहाड़ की दूसरी चोटी पर देखा और कहा, मैं तुम्हें अंदर ले लेता हूं। स्थानिक अंगूठी चली। पहाड़ की दूसरी चोटी को स्थानिक अंगूठी में खींच लिया गया। आर्यन खिलखिलाया, एक और पहाड़ की चोटी, अंदर बहुत सारे राक्षसी जानवर होंगे, है ना? हाँ हाँ हाँ। इस क्षण आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1794। बॉस मिल गया। हक्के बक्के, पूरी तरह से हक्के बक्के। वे बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे वह कैसे गायब हो गया। और यह सब अचानक हुआ था, बिना एक भी आवाज किए। क्या हो रहा था? नी लिन और अन्य शिष्य मौके पर ही हक्के बक्के रह गए। उन सभी के चेहरे पर एक ही भाव था, अवा। वरिष्ठ बहन, क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? वरिष्ठ बहन, हम क्या हम पर किसी का साया पड़ गया है? ऐसा नहीं हो सकता, है ना? हमसे कौन खेल रहा है?
वह फिर से क्यों गायब हो गया? वह भ्रमित था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ ऐसे ही कैसे गायब हो सकता है, और इसके होने के कोई संकेत भी नहीं थे। अगर एक पर्वत चोटी का गायब होना एक दुर्घटना थी, तो दूसरी पर्वत चोटी का गायब होना निश्चित रूप से कोई संयोग नहीं था। तुरंत नीलिन ने तुरंत कहा, अब से युद्ध मोड में आ जाओ। सभी सिहर उठे। उन सभी ने एक साथ उसकी ओर देखा। नीलिन ने कहा, मुझे संदेह है कि इस क्षेत्र में एक सुपर विशेषज्ञ साधना कर रहा है। हम शायद पहले ही उसकी चेतना की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। इतने विशाल पहाड़ को गायब करने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति, कल्पना कर सकते हैं कि प्रतिद्वंद्वी कितना मजबूत होगा। वह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली विशेषज्ञ होना चाहिए। एक और बात हुई। शियाओ याओ महल के शिष्य भी वैसे ही थे। वे सभी हक्के बक्के रह गए थे। वृद्ध ने तुरंत कहा, सभी सावधान रहें। यहाँ एक विशेषज्ञ साधना कर रहा है। हम इस तरह के विशेषज्ञ को भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते, समझे? उसका दिल कांप रहा था। एक और विशाल पहाड़ बिना किसी आवाज के गायब हो गया। यह या तो एक सुपर स्थानिक तकनीक थी या एक दिव्य क्षमता जो आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। चाहे जो भी हो, इस तरह की शक्ति को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं था। वे उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इस समय एक शिष्य ने पूछा, वृद्ध, तो क्या हमें गहरे सूर्य पंथ के शिष्यों के खिलाफ कदम उठाना चाहिए? वृद्ध ने कहा, वे हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। चलो पहले यहाँ पहरा दें और उस विशेषज्ञ के जाने का इंतजार करें, फिर हम अपना कदम उठाएंगे। वे सब डर के मारे मर गए थे। जब दो पर्वत चोटियां अचानक गायब हो गईं, तो वे कैसे नहीं डरते? वे सब डर के मारे मर गए थे। हालांकि आर्यन के चेहरे पर एक अश्लील मुस्कान थी। हा हा हा, एक और पर्वत चोटी ले ली गई है। इस अंगूठी के साथ हमें भविष्य में स्तर बढ़ाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह बहुत अच्छा है। आर्यन अत्यधिक उत्साहित था। दो पर्वत चोटियों को लगातार सुमेरु अंगूठी में रखा गया। सुमेरु अंगूठी में ये दोनों पर्वत चोटियां छोटे बिंदुओं की तरह थीं। यह दुनिया कितनी बड़ी थी! लेकिन इस अंगूठी की खपत क्षमता बहुत मजबूत है। आर्यन ने हल्का सा अपनी जीभ चटकारी। 1,00,000 दिव्य शक्ति बिंदु एक बार इस्तेमाल किए जा सकते थे, और यदि वह और अधिक स्टोर करना चाहता, तो एक बड़े स्थान के लिए और भी अधिक दिव्य शक्ति बिंदु की आवश्यकता होगी। आर्यन की वर्तमान सीमा 1,00,000 दिव्य शक्ति बिंदु थी। आर्यन किनारे पर बैठ गया और देव आत्मा गोलियां निगलने लगा। उसके दिव्य शक्ति बिंदु धीरे धीरे भर रहे थे। आधे दिन के बाद आर्यन ने कहा, अब चलो राक्षसी जानवरों का शिकार जारी रखते हैं। वह जीवन निरंतरता अंगूठी में राक्षसी जानवरों को तब तक छोड़ना चाहता था जब तक कि मारने के लिए कोई और राक्षसी जानवर न हो। इस तरह वह स्तर बढ़ाना जारी रख पाएगा। जीवन चुराने वाले विद्वान को होश आया और उसने कहा, 100 मील के दायरे में एक भी जानवर नहीं है। हम उन्हें कैसे मारेंगे? तुमने लगातार 2 पहाड़ ले लिए हैं। जानवरों की तो बात ही छोड़ो, इंसान भी आधे मर जाएंगे। राक्षसी जानवर! वे सब डर के मारे भाग गए थे। जीवन चुराने वाले विद्वान ने भी उसे महसूस करने के लिए अपने विचार का उपयोग नहीं किया। यहाँ तक कि अगर वह खुद होता, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया भागने की होती। यदि बहुत देर हो जाती, तो वह अपना जीवन खो देता। आर्यन ने अपना सिर खुजलाया और कहा, चूंकि ऐसा है, तो चलो और गहरा चलते हैं।
लगातार आर्यन एक भी राक्षसी जानवर को मारने में सफल नहीं हो पाया। दो पहाड़ों के गायब होने का 1000 किलोमीटर के दायरे में राक्षसी जानवरों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी शक्तिशाली प्राकृतिक आपदा का एहसास हुआ हो और वे तेजी से भाग गए हों। इससे नी लिन को, जो चुपचाप कहीं छिपी हुई थी, थोड़ी राहत मिली। वरिष्ठ बहन, 2 दिनों से कोई हलचल नहीं हुई है। वह विशेषज्ञ चला गया होगा, है ना? मुझे लगता है कि अब समय हो गया है। वरिष्ठ बहन, आसपास के सभी राक्षसी जानवर चले गए हैं। क्या आपको लगता है कि जिस राक्षसी जानवर की हम तलाश कर रहे हैं वह भी चला गया होगा? एक शिष्य ने चिंतित होकर पूछा। नी लिन ने हल्का सा कहा, वह भूतल अग्नि सर्प अमर अगाध दरार में गहराई से छिपा हुआ है। इस मौसम में वह अभी भी शीत निद्रा में है, इसलिए वह निश्चित रूप से इसे महसूस नहीं कर पाएगा। उसे अभी भी यहीं होना चाहिए। इस क्षण एक शिष्य उत्साहित होकर वापस दौड़ा और बोला, वरिष्ठ बहन, मुझे अमर अगाध दरार मिल गई। नी लिन की आंखों में चमक आई और आसपास के सभी लोगों के चेहरे पर उत्साहित भाव आ गए। नी लिन ने कहा, तुरंत वहां जाओ। महान वृद्ध गहरे सूर्य पंथ के लोग चले गए हैं। लगता है कि उन्होंने कुछ खोज लिया है। शियाओ याओ महल के शिष्य सब कुछ बारीकी से देख रहे थे। वृद्ध शियाओ याओ ने हल्का सा कहा, 2 दिनों से कोई हलचल नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि वह विशेषज्ञ चला गया है। तो अब हमारे लिए कदम उठाने का समय आ गया है। उनका पीछा करो और देखो कि वे क्या करना चाहते हैं। हाँ महोदय। एक और जगह आर्यन कमजोर और दुर्बल था। उसने कहा, क्या अभी भी कोई राक्षसी जानवर नहीं है? मैं लगभग विकलांग हो गया हूँ। लगातार 2 दिनों तक कोई राक्षसी जानवर न देखकर आर्यन सचमुच बोर हो गया था। वह यहाँ स्तर बढ़ाने आया था, लेकिन उसे एक भी राक्षसी जानवर का बाल भी नहीं मिला। उसने 2 दिन बेकार में गवा दिए थे। समय आर्यन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। पंथ चयन में केवल 1 महीना बचा था, इसलिए उसे तब तक मजबूत होना ही था। हालांकि हरित तारा क्षेत्र की खेती पर्याप्त नहीं थी। यहाँ तक कि कुछ प्रतिभाशाली शिष्य भी उसे हरा नहीं सकते थे। जीवन चुराने वाले विद्वान की आभा थोड़ी हिली। उसने कहा, एक राक्षसी जानवर है। आर्यन की नजर अचानक तन गई। वह उत्साहित हो गया। कहा? कहा? जीवन चुराने वाले विद्वान ने धीरे से कहा, यह राक्षसी जानवर थोड़ा अलग है और इसका स्तर काफी ऊंचा है। मुझे डर है कि तुम्हारी शक्ति। आर्यन लगभग लार टपका रहा था। उसने कहा, क्या अलग है? इसका स्तर कितना ऊंचा है? जीवन चुराने वाले विद्वान ने कहा, यह राक्षसी जानवर एक युद्ध जानवर है और यह एक स्तर 8 का युद्ध जानवर है, एक भूतल अग्निसर्प। यह एक विशाल भयंकर जानवर है। धत तेरे की। जो तुमने कहा उससे मुझे पता चला कि यह साथी वही मास्टर दानव है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। आर्यन और भी ज्यादा उत्साहित था। 1 महीने में हालांकि आर्यन 9 बार स्तर बढ़ा चुका था, लेकिन इन राक्षसी जानवरों को मारने की गिराने की दर इतनी कम थी कि एक बाल भी नहीं गिरा। अगर उसके पास पागलपन भरी ऊर्जा भी होती तो भी वह उसका उपयोग नहीं कर पाता। अब आखिरकार उसे एक मास्टर दानव मिल ही गया। अच्छे दिन आ रहे हैं। आर्यन अत्यधिक उत्साहित था। उसने तुरंत पूछा, कहाँ? जीवन चुराने वाले विद्वान ने अपने सामने की चट्टान की ओर देखा और कहा, चट्टान के नीचे की अगाध खाई में। और जीवन चुराने वाले विद्वान ने हल्का सा माथा टेका। उसे महसूस हुआ कि भूतल अग्नि सर्प की आभा के अलावा अगाध खाई में एक और बहुत खास आभा छिपी हुई थी।
और वह यह नहीं बता सकता था कि यह आभा राक्षसी जानवर की थी या युद्ध जानवर की। यहाँ तक कि यह आभा एक इंसान की आभा जैसी थी। अमर जानवर नहीं। क्यों? क्यों? मुझे एक बहुत परिचित एहसास हो रहा है। यह क्या है? जीवन चुराने वाले विद्वान समझ नहीं पाया। यह आभा उसे एक अवर्णनीय परिचितता का एहसास करा रही थी। अमर अगाध दरार के तल पर भूतल अग्नि सर्प केवल एक संरक्षक जानवर था। गहराई में यह एक विशाल लाल मुकुट वाला सारस था। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1795। वह बैठ गया। जीवन हरण विद्वान ने अपने संदेह जाहिर नहीं किए, क्योंकि वह भी नीचे जाकर देखना चाहता था। वह जानना चाहता था कि वहां और क्या छिपा था। आर्यन खाई के किनारे आया, अथाह खाई को देखा और थोड़ा परेशान होकर बोला, मैं नीचे कैसे जाऊं? अपनी वर्तमान खेती के साथ वह अभी भी राक्षस द्वीप पर उड़ने में असमर्थ था। यह अथाह खाई कितनी गहरी थी, उसे यकीन नहीं था। जब तक उसके पास कोई उड़ने वाला युद्धपालतू जानवर न हो, वह नीचे नहीं जा पाएगा। यह तो अजीब है। आर्यन ने कुछ जगहें बदलीं, लेकिन वह खाई की तह तक नहीं देख सका, नहीं नीचे जाने का कोई रास्ता ढूंढ पाया। इस क्षण कौ एक तीखी चील की चीख गूंज उठी। लोगों का एक समूह लौहबाहु गरुड़ की पीठ पर खड़ा था और तुरंत नीचे की ओर गोता लगाया खाई में तेजी से घुस गया। आर्यन चौंक गया, लौहबाहु गरुड़ की पीठ पर बैठे व्यक्ति को देखा और बोला, क्या वह गहन सूर्यपंथ की नीलिन नहीं है? सुंदरियों के प्रति आर्यन की याददाश्त हमेशा फोटोग्राफिक होती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वे भी बॉस के लिए जा रहे हों? आर्यन की आंखें तन गईं। हालांकि तुम एक सुंदरी हो, मैं तुम्हें बॉस छीनने नहीं दे सकता। जैसे ही आर्यन नीचे कूदने वाला था, दूसरी जगह 3 लौहबाहु गरुड़ खाई में गोता लगा गए। वह कुछ और साफ नहीं देख सका, लेकिन आर्यन उनके पहने हुए कपड़े साफ साफ देख सका। निर्मल आनंद महल। धिक्कार है, वे सचमुच पीछे पड़े हुए हैं। क्या उनका लक्ष्य भी नहीं? उन्हें नीलिन का पीछा करना चाहिए और उनका लक्ष्य वह होना चाहिए। आर्यन का दिल कस गया। तुम सुंदरियों के बारे में विचार करने की हिम्मत करते हो? मुझसे मिलना तुम्हारी बदकिस्मती है। तुरंत आर्यन ने हल्का सा कहा, विद्वान, अपना रास्ता खुद सोचो, मैं पहले नीचे जाता हूं। इतना कहकर आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे खाई में कूद गया। हवा तेजी से बह रही थी। मुक्त गिरावट से हवा के साथ एक बड़ा घर्षण उत्पन्न हुआ। इस तरह की भावना बेहद आरामदायक थी। आर्यन ने पूरी ताकत से गर्जना की। आह! जीवन हरण विद्वान हक्का बक्का रह गया। क्या आर्यन पागल हो गया था? अचानक नीचे कूदना, ऐसी स्थिति में जहां कोई उड़ने वाले जानवर नहीं थे, नीचे कूदना मृत्यु को आमंत्रण देने के बराबर था। वह अंदर ही अंदर चिंतित था। उसकी आकृति चमकी और उसके शरीर पर एक लंबी तलवार दिखाई दी। वह तलवार पर कूद गया और नीचे की ओर तेजी से चला। इस क्षण वह फिर से स्तब्ध रह गया। मैं तलवार से उड़ना कर सकता हूं। उसे पता भी नहीं था। उसने तलवार पर उड़ना कब सीखा? वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था, लेकिन उसके पास अभी इतना सोचने का समय नहीं था। वह अब केवल एक ही चीज कर सकता था, और वह था आर्यन को पकड़ना, जो मुक्त गिरावट में था। अन्यथा यदि आर्यन मांस के पेस्ट में नहीं बदलता, तो वह मांस के कबाब में बदल जाता। वालाला वालाला वालाला।
तेज हवा उसके कानों से गुजर रही थी और उसके कान के पर्दे फटने वाले थे। इसके अलावा आर्यन का चेहरा नीचे की ओर था। उसे जमीन और उसके बीच की दूरी साफ साफ देखनी थी, क्योंकि तभी वह आवश्यक समय की गणना कर सकता था। स्विश स्विश स्विश, स्विश स्विश स्विश। जीवन हरण विद्वान उसके पीछे भागा। मैं इसे महसूस कर सकता हूं। इस खाई में एक महाजानवर है। उनका लक्ष्य वह जानवर जो गहरी नींद में है। निर्मल आनंद महल के वृद्ध ने उत्तेजित होकर कहा। वृद्ध, देखिए, दीवार पर शब्द हैं। एक शिष्य ने दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर 3 विशाल शब्द खुदे हुए थे। अमर खाई कगार। अमर खाई कगार। निर्मल आनंद महल के वृद्ध ने आर्यन और फेंगवू के 3 शब्दों को देखा और माथे पर शिकन डाली। अमर खाई कगार, यह जगह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? उसके बगल में बैठे एक वृद्ध ने कहा। वृद्ध, यह जगह स्वर्ग भंग पंथ के बहुत करीब है। इस अमर खाई कगार की खोज स्वर्ग भंग पंथ की उड़न परी ने 1000 साल पहले की थी। यहाँ एक अमर की गुफा है। यही कारण है कि स्वर्ग भंग पंथ इतनी तेजी से उठा। हाँ, यह यही है। निर्मल आनंद महल के वृद्ध ने उत्तेजित होकर कहा। स्वर्ग भंग पंथ उड़न परी और अमर खाई कगार के नीचे छिपे खजानों के कारण उठा। बस कोई नहीं जानता था कि अमर खाई कगार कहाँ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे आज पाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। निर्मल आनंद महल का वृद्ध जोर से हंसा। मुझे डर है कि अंदर कुछ भी नहीं है। यह सही नहीं है। 1000 साल बीत चुके थे और अमर खाई कगार के खजाने शायद स्वर्ग भंग पंथ द्वारा ले लिए गए होंगे। हालांकि जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यदि इस अमर खाई कगार में कोई खजाना नहीं होता तो पृथ्वी ज्वाला अग्नि सर्प निश्चित रूप से यहाँ नहीं सो रहा होता। यह एक संरक्षक जानवर था, इसलिए इसे कुछ तो संरक्षित करना ही होगा। इसके अलावा जिस चीज की यह महाजानवर रखवाली कर रहा था वह एक महान खजाना हो सकता है। यह सोचते ही निर्मल आनंद महल के वृद्ध का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में उत्साह चमकने लगा और उसने आदेश दिया, पूरी गति से आगे बढ़ो। हमें गहन सूर्य पंथ के लोगों से पहले पहुंचना होगा। एक शिष्य ने पूछा, वृद्ध, नीलिन का क्या? निर्मल आनंद महल के वृद्ध ने उपहास किया। अगर कोई खजाना नहीं है तो उसका जीवन स्वाभाविक रूप से कुछ कीमत का है। हालांकि नीचे महान खजाने होने चाहिए। यदि ऐसा है तो मुझे उसके जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं है। मारो। शिष्य ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, समझ गया। तुरंत दोनों लौहबाहु गरुड़ ने अचानक तेजी पकड़ी और नीलिन के लौहबाहु गरुड़ का पीछा किया। वरिष्ठ बहन, वे निर्मल आनंद महल के लोग हैं। नीलिन के लौहबाहु गरुड़ की पीठ पर नीलिन ने माथे पर शिकन डाली। उन्होंने भी इस अमर खाई कगार की खोज कर ली। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। नीलिन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे फिर से निर्मल आनंद महल द्वारा पकड़ा नहीं जाना चाहिए। निर्मल आनंद महल के लोगों द्वारा पकड़े जाने के बाद नीलिन को एक स्थायी डर महसूस हुआ। यदि आर्यन का आगमन न होता तो वह निर्मल आनंद महल के लोगों द्वारा पहले ही पकड़ ली गई होती। हमेशा के लिए बर्बाद। हमला करो। स्विश स्विश। निर्मल आनंद महल के लौहबाहु गरुड़ ने रोटी के 2 टुकड़े उठाए। अतुलनीय रूप से तेज। नीलिन ने अपने विचारों से लौहबाहु गरुड़ को नियंत्रित किया और चिल्लाई, कसकर पकड़ो। स्विश। उसने अपनी गति कम की और अचानक तेजी पकड़ी। उसने दोहरे हमले से बचने के लिए अपनी गति का उपयोग किया। हालांकि इस क्षण आसमान गहरा हो गया।
वरिष्ठ बहन, हमारे ऊपर एक गिरता हुआ पत्थर है। तीसरा लौहबाहु गरुड़ अपने पंजों में कुछ विशाल चट्टानों के साथ दिखाई दिया। नी लिन फिर से बच गई। विशाल चट्टान खाई में गिरी। अन्य दो लौहबाहु गरुड़ ने उसे फिर से घेर लिया। इस बार वह बच नहीं पाई। प्रतिक्रिया करने में बहुत देर हो चुकी थी। नी लिन घबराई नहीं। उसने अपने विचारों को हिलाया और उसके पैरों के नीचे एक हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई दी। यह एक सुनहरा मंत्र था, एक आत्मा संचार मंत्र। जैसे ही वह पास आती, उसके लौहबाहु गरुड़ तुरंत उसे धोखा दे देते। वरिष्ठ बहन, यह यहाँ है। वह केवल दो चीलों में से एक को नियंत्रित कर सकती थी। जहां तक दूसरी की बात है। नी लिन ने माथे पर शिकन डाली और कहा, कसकर पकड़ो। वह प्रभाव प्राप्त करने के लिए तैयार थी। लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में, रास्ता छोड़ो, तुम सब रास्ता छोड़ो, मैं गिरने वाला हूं। एक व्यक्ति आसमान से गिरा। उसका चेहरा जमीन की ओर था। कोई है। कोई क्यों कूद रहा है? क्या यह व्यक्ति पागल है? धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, मैं टकराने वाला हूं, मैं टकराने वाला हूं। धिक्कार है, क्या तुम रास्ता छोड़ सकते हो? धिक्कार है। मैं अब बच नहीं सकता। आर्यन ने अपने दिल में गाली दी और अपने विचारों को हिलाया। पवित्र आत्मा संरक्षण। धमाका। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 1796। जान जोखिम में डालना। 10,000 मीटर की ऊंचाई से मुक्त गिरावट का प्रभाव कितना शक्तिशाली होता है। यह एक बम की तरह था। लोहे के पंखों वाला गरुड़, आयरन आर्म्ड ईगल, एक ऐसे हवाई जहाज की तरह था जिसे पीछे से मारा गया हो। उसकी हड्डियां चटक गईं और उसे तुरंत मार गिराया गया। गरज, काव, काव, गरज, मदद करो। कुछ चीखों के बाद लोहे के पंखों वाला गरुड़ अथाह खाई में गिर गया। नी लिन की प्रतिक्रिया बिजली की तरह तेज थी। उसकी शक्तिशाली आत्मा बंधन सक्रिय हो गई। पल भर में एक और लोहे के पंखों वाला गरुड़ उसके पास आया। एक विचार के साथ वह लोहे के पंखों वाला गरुड़ अचानक पलट गया। लोहे के पंखों वाला गरुड़ अचानक पलट गया और उसने शाओ याओ महल के सभी शिष्यों को अपनी पीठ से नीचे फेंक दिया। उन्होंने एक आदिम चीख निकाली और खाई से बाहर निकल गए। फू। नी लिन ने सांस छोड़ी। उसके हाथ में एक अजीब मोती था। जब उसने मोती को अंदर रखा तो उसका चेहरा लाल हो गया। खुशकिस्मती। वह व्यक्ति अभी कौन था? वरिष्ठ बहन, वह कौन था जो ऊपर से कूद गया? नी लिन ने सिर हिलाया और कहा, मैं नहीं जानती। लेकिन नी लिन को एक परिचितता का एहसास हुआ। यह आवाज इतनी परिचित क्यों लग रही है? क्या मैंने इसे पहले कहीं सुना है? आर्यन के गिरने की गति बहुत तेज थी। वह उसे ठीक से देख नहीं पाई थी। एक शिष्य ने कहा, हमें अभी उसे धन्यवाद देना चाहिए, वरना हम मर जाते। लेकिन वह इतनी ऊंची जगह से गिरने से मर गया होगा। यह व्यक्ति पागल है। हाँ, एक मूर्ख भी इतनी ऊंची जगह से नहीं कूदेगा। कुछ शिष्य चर्चा करने लगे। नी लिन ने आसमान में दूसरे लोहे के पंखों वाले गरुड़ को देखा।
शाओ याओ महल के बड़े ने फिर से हमला नहीं किया। केवल एक लोहे के पंखों वाला गरुड़ बचा था। अगर वह भी चला गया तो खजाना मिलने पर भी वे बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए उसने हमला नहीं किया। जहां तक मृत शिष्यों की बात थी, उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। आर्यन पर वापस। उसका चेहरा लोहे के पंखों वाले गरुड़ की पीठ से टकराया। हालांकि उसके पास संत आत्मा का संरक्षण था, फिर भी उसका चेहरा विकृत हो गया था। उसकी नाक से खून बह रहा था। लेकिन उसे इसकी चिंता नहीं थी। उसे जमीन से टकराने की चिंता थी। संत आत्मा केवल 3 मिनट तक ही रहती थी। यदि वह 3 मिनट के भीतर जमीन पर नहीं पहुंच पाता तो वह मांस का लोथड़ा बन जाता। धिक्कार है। तो क्या हुआ अगर वे खत्म हो गए? आर्यन ने कम से कम घर्षण बनाए रखने की पूरी कोशिश की और तेजी से जमीन की ओर भागा। उसने अपने दिल में प्रार्थना की, बुद्ध मुझे आशीर्वाद दें। गुण्यवान बहन कृपया मुझे आशीर्वाद दें। गुरु छांग कृपया मुझे आशीर्वाद दें। मैं अभी मरना नहीं चाहता। आर्यन अत्यधिक घबराया हुआ था। उसी समय प्राणहारी विद्वान उससे भी ज्यादा घबराया हुआ था। उसके दिमाग में चेतना विस्फोट करने वाली थी, क्योंकि वह उसे पागलों की तरह उकसा रहा था और आदेश दे रहा था। वह अभी अभी आर्यन की टक्कर से चिंतित था। अब वह और भी ज्यादा चिंतित था। बुजुर्ग, एक सफेद रोशनी चमकी थी। सफेद रोशनी कहाँ है? लोहे के पंखों वाले गरुड़ की गति और किसके पास है? बुजुर्ग शियाओयाओ ने भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा था। वरिष्ठ बहन, मुझे लगता है कि अभी एक सफेद रोशनी चमकी थी। मुझे नहीं दिखी। मुझे भी कुछ नहीं दिखा। प्राणहारी विद्वान की गति बहुत तेज थी। यह केवल एक चमक थी। अगर किसी ने इसे देखा भी होता तो उसे लगता कि उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं। नीलिन ने भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा। वह सोचती रही कि वह आवाज किसकी थी। उसे अपने आसपास क्या हो रहा था इसकी परवाह नहीं थी। पवित्र आत्मा संरक्षण का समय 1 मिनट 11 सेकंड। धिक्कार है, तुम अंत तक क्यों नहीं आ रहे? आर्यन थोड़ा घबरा गया। इस समय उसके पास कुछ भी नहीं था जो वह चाहता था, यहां तक कि एक रक्षात्मक तकनीक भी नहीं। कुछ भी नहीं था। जल्दी करो। समय को सेकंड दर सेकंड बीतते देखकर आर्यन का गुदा मलद्वार करीब और करीब आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी की उल्टी गिनती हो रही हो। यह एहसास बहुत असहज था। थोड़ा और समय बीत गया। केवल 20 सेकंड बचे हैं। भाई, क्या तुम मुझे थोड़ी इज्जत नहीं दोगे? जल्दी करो और अंत तक आओ। आर्यन की नाक से खून बह रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस क्षण गरज भूमिगत खाई से एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज आई। बजरी चटक गई। यह पत्थरों के गिरने की आवाज थी। आर्यन ने परवाह नहीं की, लेकिन इस क्षण खाई से अचानक एक लाल रोशनी निकली और यह अधिकाधिक चकाचौंध और तीव्र होती जा रही थी। आसपास का तापमान भी अधिकाधिक बढ़ता जा रहा था। यह क्या बकवास है? आर्यन का दिल धड़क उठा। क्या यह खाई एक ज्वालामुखी का मुंह हो सकती है? अभी अभी एक पत्थर हिला और यह ज्वालामुखी फटने वाला है। धिक्कार है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पर्याप्त बुरी तरह से नहीं मरूंगा? धिक्कार है। मैं तुमसे लड़ूंगा। आर्यन पूरी तरह से तैयार था। आग देख पाने का मतलब था कि वह जमीन के करीब था। हालांकि जितना आर्यन नीचे गया उतना ही वह हैरान हुआ। मैग्मा हिल सकता है।
ज्वालामुखी की परतें क्यों हैं? क्या यह एक विशाल आग का अजगर है? यह सही नहीं है। आर्यन ने प्राणहारी विद्वान की बात सोची। धिक्कार है, पृथ्वी अग्नि सर्प जाग गया है। रब, यकीन है। शायद। आर्यन के होठों के कोने हल्के से मुड़े। एक दुष्ट विचार आते ही वह उत्साहित हो उठा। यह स्तर 8 का जानवर अत्यंत मजबूत था। अगर वह उसे एक ही बार में मार पाता, शायद अनुभव उसे स्तर बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगा। अगर ऐसा होता, स्तर बढ़ने के प्रभावों के कारण वह नरक के दरवाजों से वापस आ जाता। यह तय हो गया। आर्यन पागल हो गया था। जब वह पागल हो जाता था तो वह भूतों से भी डरता था। आओ। आर्यन ने पृथ्वी अग्नि सर्प को देखा जो धीरे धीरे जाग रहा था। सांप के कमजोर बिंदु पर मारो। तुम इतने बड़े हो, कमजोर बिंदु तुम्हारा सिर होना चाहिए, तो मैं तुम्हारे सिर पर निशाना साधूंगा। चलो। तेजी से, तेजी से, तेजी से। वरिष्ठ बहन, नीचे आग है। नी लिन का चेहरा तनाव से भर गया और उसने कहा, हे भगवान, पृथ्वी अग्नि सर्प जाग गया है। उसने आने से पहले पूरी तैयारी की थी। उसने यह भी सोचा था कि पृथ्वी अग्नि सर्प अपनी अंतिम चाल का उपयोग करेगा। तुरंत। नी लिन ने तुरंत कहा, अग्नि निवारक गोली का सेवन करो। सभी शिष्यों ने तुरंत वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था। शाओ याओ महल के शिष्य भी वैसे ही थे। उनमें से कुछ ने अग्नि निवारक गोली का सेवन किया, लेकिन कुछ ने नहीं किया। वे लोहे के पंखों वाले गरुड़ की पीठ पर कांप रहे थे। प्राणहारी विद्वान नीचे की ओर दौड़ता रहा। उसकी गति तेज और तेज होती गई, लगभग बिजली की तरह। बढ़ती हुई तेज आग को देखकर उसके दिमाग में चेतना कांप रही थी। वह अतुलनीय रूप से डरा हुआ था। प्राणहारी विद्वान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि चेतना आर्यन के लिए अत्यधिक चिंतित थी। तेज। प्राणहारी विद्वान पागलों की तरह नीचे की ओर भागा। इस क्षण पवित्र आत्मा संरक्षण के लिए अभी भी 3 सेकंड बचे थे। तब 1 सेकंड बीत गया। तब 1 और सेकंड बीत गया। आखिरी सेकंड। पृथ्वी अग्नि सर्प ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और इस क्षण आर्यन की मुट्ठियां फट गईं और अपनी पूरी शक्ति के साथ उसने जोर से नीचे मारा। आओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पवित्र आत्मा संरक्षण हमले के 99% हिस्से को रोक सकता था। हालांकि आर्यन 1% नुकसान भी सहन नहीं कर सका। उसका स्वास्थ्य बिंदु तेजी से घट रहा था और वह इस तरह के नुकसान को सहन नहीं कर सका। हालांकि आर्यन डरा नहीं था। अपनी जिंदगी से लड़ो। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1797। अमर भूमिगत महल। गरज। एक तेज बहरा कर देने वाली आवाज गूंज उठी। पृथ्वी ज्वाला अग्निनाग अभी अभी जगा ही था, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, एक झटके से उसका सिर जमीन में धंस गया। उसे प्रतिक्रिया करने की कोई जल्दी नहीं थी। उसका सिर फट गया। उसका विशाल शरीर एक जोरदार धमाके के साथ गिर गया। उसके सिर के ऊपर की लंबी खून की नाली भी शुवा की आवाज के साथ खाली हो गई। उसी समय
आर्यन का स्वास्थ्य भी तेजी से घट रहा था और अंत में केवल 10 अंक बचे थे। उसका पूरा शरीर जल गया था और दर्द असहनीय था। हालांकि वह दाव जीत गया था। गरज। जिस पल पृथ्वी ज्वाला अग्नि नाग गिरा, सिस्टम से आवाज आई, डिंग। खिलाड़ी आर्यन को पृथ्वी ज्वाला अग्नि नाग को मारने के लिए बधाई, एक अनुभव बिंदु, दिव्य शक्तिमान 1,00,000, ऊर्जा मान 1 प्राप्त हुआ। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को अग्नि नाग प्रचंड नृत्य प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप इसका अभ्यास करना चाहते हैं? खिलाड़ी आर्यन को पृथ्वी ज्वाला कृपाण प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को स्तर बढ़ाने के लिए बधाई, वर्तमान स्तर हरित तारा चरण 2। सिस्टम की बीप लगातार बजती रही। जैसे ही उसका स्तर बढ़ा, आर्यन के शरीर पर लगी सभी चोटें ठीक हो गईं। उसका स्वास्थ्य वापस पूरा हो गया, उसका दिव्य शक्तिमान वापस पूरा हो गया और उसने एक लंबी सांस छोड़ी। मैंने कभी स्तर बढ़ाने में इतना अच्छा महसूस नहीं किया। यह अद्भुत है। आर्यन का दिल शांत हो गया। उसने लगभग सोचा था कि वह मरने वाला है, वह सचमुच बस थोड़ा सा ही बचा था। मृत्यु के देवता द्वारा गला घोंटे जाने की भावना सचमुच असहज थी। पृथ्वी ज्वाला अग्निनाग द्वारा गिराई गई 2 वस्तुओं को देखकर आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, खेती की तकनीक या हथियार। असामान्य मान केवल एक बार जारी किया जा सकता था। खेती की तकनीक चुनना हथियार चुनना नहीं था। मैंने कई बार खेती की तकनीक चुनी है। इस बार मैं एक हथियार चुनूंगा। पृथ्वी ज्वाला कृपाण। आर्यन हिल गया और असामान्य ऊर्जा मान पृथ्वी ज्वाला कृपाण में भर दिया गया। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। पृथ्वी ज्वाला कृपाण जलने लगा। इस क्षण सिस्टम से आवाज आई, डिंग। खिलाड़ी आर्यन को अग्नि ड्रैगन देव स्लेयर कृपाण प्लस 100 फीट प्राप्त करने के लिए बधाई। यह 2 मीटर लंबा कृपाण था। इसका पूरा शरीर जल रहा था और लपटें एक अग्नि ड्रैगन की तरह थीं। यह केवल अग्नि ड्रैगन देव स्लेयर कृपाण का बाहरी रूप था। जो सचमुच भयानक था वह प्लस 100 गुण था। आमतौर पर खेल में एक हथियार की गुणवत्ता को प्लस 10 तक बढ़ाना पहले से ही काफी प्रभावशाली था। प्लस 20 कभी दिखाई नहीं दिया था और इस तरह का प्लस 100 केवल ओपी के निजी सर्वर में पाया जा सकता था, जैसा कि असामान्य ऊर्जा मान से अपेक्षित था। वह एक अनोखा है। वह कमाल का है। हाँ हाँ हाँ। हालांकि आर्यन ने अग्नि ड्रैगन देव स्लेयर कृपाण नहीं निकाला था, वह पहले से ही उसकी दबंग आभा महसूस कर सकता था। इसके अलावा उसके गुण भी अद्भुत और बिजली के समान थे। यह बेहद मजबूत था। कमाल है। बॉस को मारना कमाल है। आर्यन उत्साहित था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि अभी कितना खतरनाक था। इस युग में अगर तुम नाखुश हो तो लड़ो। कौन किससे डरता है? जब पृथ्वी ज्वाला अग्निनाग मर गया तो उसका शरीर धीरे धीरे जल गया और लपटें धीरे धीरे कमजोर हो गईं। आर्यन ने अपने आसपास देखा और महसूस किया कि उसके ठीक सामने थोड़ी दूरी पर एक विशाल पत्थर का दरवाजा था। पत्थर के दरवाजे पर कुछ शब्द लिखे थे। पहले कुछ शब्द पहले ही गिर चुके थे, लेकिन अंतिम 2 शब्द बहुत स्पष्ट थे। भूमिगत महल। क्या यह किसी की कब्र हो सकती है? आर्यन हल्का सा सिहर गया। दरवाजे की रखवाली करने वाला युद्ध जानवर पहले से ही इतना मजबूत है, तो क्या कब्र में और भी शक्तिशाली जानवर होंगे? एक एक करके स्तर बढ़ाना, यह भावना कमाल है। एक मजबूत योद्धा की कब्र में खजाने हो सकते हैं। चलो चलें। चलो अंदर जाकर देखते हैं। इस क्षण
मृत्युचोर विद्वान उतरा। उसने पृथ्वी ज्वाला अग्निनाग के जले हुए शरीर को देखा और फिर बिना चोटिल आर्यन को देखा। वह थोड़ी देर के लिए प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। जब उसने आर्यन को भूमिगत महल के प्रवेश द्वार की ओर जाते देखा तो उसने तुरंत कहा, अंदर मत जाओ। पहले उसे केवल एक परिचित आभा महसूस हुई थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि वह क्या था। लेकिन अब उसे एक और आभा महसूस हुई, एक असाधारण रूप से जंगली आभा। यह भूमिगत महल में थी। आर्यन ने कहा, चूंकि हम पहले ही यहाँ आ चुके हैं, अगर हम अंदर नहीं जाते तो यह अच्छा नहीं होगा। वह स्तर बढ़ाना चाहता था। यदि भूमिगत महल में सभी जानवर पृथ्वी ज्वाला अग्निनाग जितने अच्छे थे, प्रति जानवर 10 लाख अनुभव, तो क्या वह उड़ते हुए स्तर नहीं बढ़ा पाएगा? उसे कौन रोक सकता था? मृत्युचोर विद्वान कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने नी लिन की आभा महसूस की और गायब हो गया। उसकी आवाज आर्यन के दिमाग में गूंजी, अंदर मत जाओ, अंदर बहुत खतरनाक है। धमाका, धमाका। लोहे की भुजा वाला बांस उतरा और गहरे सूर्य पंथ के शिष्य कूद पड़े। जब उन्होंने पृथ्वी ज्वाला अग्निनाग के शरीर को देखा जो लुढ़का हुआ था, तो वे सभी हक्के बक्के रह गए। वरिष्ठ बहन, पृथ्वी ज्वाला अग्निनाग मर गया। हम अब मिशन पूरा नहीं कर सकते। हमने इतना समय बर्बाद किया। वे इस पृथ्वी ज्वाला अग्निनाग के लिए यहाँ आए थे, और अब जब वह मर गया था तो वे मिशन पूरा नहीं कर सकते थे। नी लिन का दिल बैठ गया। पृथ्वी ज्वाला अग्निनाग एक 8 तारा जानवर था और वह केवल अपनी मानसिक संचार तकनीक का उपयोग करके उसे नींद में नियंत्रित कर सकता था। लेकिन पृथ्वी ज्वाला अग्निनाग अभी अभी जागा था, लेकिन वह अचानक मर गया। नी लिन आर्यन के पीछे चला गया, हाथ जोड़कर कहा, वरिष्ठ। आर्यन मुड़ा, उसने नी लिन को देखा और मुस्कान के साथ कहा, मैं वरिष्ठ नहीं हूं। तुम? आर्यन को देखकर नी लिन बहुत खुश हुई और बोली, मैं सोच रही थी कि आवाज इतनी परिचित क्यों लग रही है। तो यह तुम हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सिर्फ 1 महीने में इतने शक्तिशाली हो जाओगे। नी लिन ने आर्यन की खेती को महसूस किया और चौंक गई। 8 तारा खेती के स्तर से वर्तमान हरित तारा क्षेत्र तक। यह गति उड़ने से भी तेज है। नी लिन ने मन ही मन सोचा, लगता है कि इस साल के 10 पंथों के आदान प्रदान में वह एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी होगा। स्वर्ग विनाशक पंथ अब उठने वाला है। यह संयोग था या नहीं, इतनी कम अवधि में पृथ्वी ज्वाला अग्निनाग को मार सकना आर्यन की शक्ति को दिखाने के लिए पर्याप्त था। गहरे सूर्य पंथ के शिष्यों ने पूछा, वरिष्ठ बहन, यह कौन है? नी लिन ने कहा, यह स्वर्ग विनाशक पंथ का वरिष्ठ भाई है जिसने मुझे बचाया था। उसका नाम आर्यन है। शिष्यों ने हाथ जोड़कर विनम्रता से अभिवादन किया, वरिष्ठ भाई आर्यन। आर्यन मुस्कुराया और कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नी लिन ने पृथ्वी ज्वाला अग्निनाग के शरीर को देखा और कड़वाहट से मुस्कुराई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पृथ्वी ज्वाला अग्निनाग को मार दोगे। हमने आधे महीने की मेहनत बर्बाद कर दी। मुझे उत्सुकता है, तुमने उसे कैसे मारा? नी लिन जानना चाहती थी। आर्यन मुस्कुराया और कहा, गिरने का बल बहुत तेज था, मैंने उसे अपनी गांड से कुचल दिया। फफू कहे। कुछ महिला शिष्याएं जोर से हंस पड़ी। आर्यन ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हारा मिशन खराब कर दूंगा। लेकिन चूंकि तुम मिशन के लिए यहाँ आए हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि यह किसकी कब्र है ना? आर्यन ने भूमिगत महल के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। नी लिन का चेहरा तन गया। तो नीचे एक भूमिगत महल है। नी लिन आगे बढ़ी और बुदबुदाई, अमर रसातल चट्टान की खोज देवी फी तियान ने की थी।
किंवदंती है कि यहाँ एक अमर का निवास स्थान छिपा हुआ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह एक भूमिगत महल होगा। देवी फितियान ने इसकी खोज की। आर्यन की आंखें चमकीं। तो हमें प्रवेश करना होगा। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1798। यह तो एक दिलचस्प स्थिति है। ऐसा लगता है कि आर्यन और नी लिन एक रहस्यमय भूमिगत महल में फंस गए हैं और एक अप्रत्याशित परिस्थिति में आ गए हैं। अचल अष्ट वायु में जारी। प्रवेश करो। अगर आर्यन एक पल पहले भी झिझक रहा था, तो अब वह चाहता था कि वह पहले से ही उस भूमिगत महल में हो। वह जगह जहां उसकी मां रही थी, उसे प्रवेश करना ही था। भले ही अंदर खतरनाक राक्षसी जानवर हों, उसे प्रवेश करना ही था। नी लिन ने आर्यन की ओर देखा और कहा, 1000 साल बीत चुके हैं। मुझे डर है कि इस भूमिगत महल की चीजें पहले ही हटा दी गई होंगी। हमें अंदर जाकर भी कुछ नहीं मिलेगा। किंवदंती है कि स्वर्ग विदारक पंथ का उदय ज्यादातर उन विभिन्न शक्तिशाली अमर उपकरणों और आत्मा खजानों के कारण हुआ था जो उड़ती देवी ने प्रदान किए थे। और उड़ती देवी उन सभी को प्रदान करने में सक्षम इसलिए थीं क्योंकि वह उन्हें अमर के भूमिगत महल से बाहर लाई थीं। अमर के भूमिगत महल में अभी भी चीजें थीं। उन्हें तो बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। आर्यन ने कहा, मुझे कैसे पता चलेगा अगर मैं अंदर नहीं जाता? नी लिन ने आर्यन को देखा, हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कहा, तुम सचमुच निडर हो। गहरा सूर्य पंथ के एक शिष्य ने कहा, वरिष्ठ बहन चलो चलते हैं। मैं सहमत हूं। यहाँ हमेशा एक अजीब आभा रहती है। यह बहुत खतरनाक है। चलो चलते हैं। गहरा सूर्य पंथ के सभी शिष्यों ने नी लिन से जाने के लिए कहा और नी लिन खुद भी भूमिगत महल से आने वाली बुरी आभा को महसूस कर सकती थी। हालांकि नी लिन ने कहा, चूंकि मिशन विफल हो गया है, हम खाली हाथ वापस नहीं जा सकते। चूंकि हम पहले ही यहाँ आ चुके हैं, तो चलो अंदर जाकर देखते हैं। शायद हमें कुछ खास मिल जाए और इसे वरिष्ठ उड़ती देवी को श्रद्धांजलि के रूप में माने। चलो चलते हैं। अंदर जाओ। नी लिन ने एक कदम आगे बढ़ाया और इस समय आर्यन पहले ही भूमिगत महल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ चुका था। नी लिन ने आर्यन की पीठ को देखा। एक रहस्यमय आदमी अकेले यहाँ आने की हिम्मत करता है। तुम कितने मजबूत हो। तुम निश्चित रूप से गहरा सूर्य पंथ के एक फॉर्मिडेबल दुश्मन बनोगे। वह आर्यन को और समझना चाहती थी, क्योंकि वह निश्चित रूप से 10 महान पंथों के आदान प्रदान में आर्यन से मिलेगी। उस समय वह घबराएगी नहीं। जीवितों का निषिद्ध क्षेत्र। जो प्रवेश करेगा वह मरेगा। भूमिगत महल के दरवाजे पर कुछ शब्द खुदे हुए थे। आर्यन ने कहा, पहले से ही ऐसे लोग हैं जो जीवित बाहर आए हैं, वे कैसे मर सकते हैं? कहा। आर्यन ने अपने दोनों हाथों से भूमिगत महल के दरवाजे को धकेला, अपनी भुजाओं में बल लगाते हुए। मेरे लिए खोलो। पत्थर का द्वार दसियों हजार टन का था और 100 मीटर से ज्यादा ऊंचा था। यह अतुलनीय रूप से विशाल था। आर्यन को अकेले इसे खोलना कुछ हद तक थकाने वाला लगा। नी लिन दौड़कर आई और अपनी हथेलियां उस पर रखीं। पत्थर का द्वार धीरे धीरे हिलने लगा और पत्थरों के रगड़ने की कानफोड़ू आवाज गूंज उठी। कचकच, चिला चिला। पत्थर के द्वार पर एक पतली दरार दिखाई दी। इस क्षण एक काली आभा फैल गई, लेकिन अंधेरे में वह इतनी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही थी। और ज्यादा। पलक झपकते ही काली आभा ने 2 भूतिया हाथ बना लिए। वरिष्ठ बहन सावधान।
सावधान, स्विश। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया दे पाते, आर्यन और नी लिन को दो भूतिया हाथों ने पकड़ लिया और काले धुएं के एक झटके के साथ उन्हें भूमिगत महल में खींच लिया गया। जीवन चोर विद्वान के पास से एक सफेद रोशनी गुजरी। वह भी अंदर घुस गया। गहरा सूर्यपंथ के सभी शिष्य दरवाजे पर दौड़ पड़े, हालांकि दरवाजा फिर से बंद हो गया था। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे उसे खोल नहीं पाए। वरिष्ठ बहन, क्या आप हमें सुन सकती हैं? वरिष्ठ बहन। कोई जवाब नहीं आया। इस क्षण शियाओ याओ महल के लोग उतरे। वृद्ध शियाओ याओ ने मृत पृथ्वी ज्वाला अग्नि सर्प पर नजर डाली और थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने पास के भूमिगत महल के प्रवेश द्वार को देखा और एक उत्साहित मुस्कान बिखेरी। जैसा कि अपेक्षित था, अमर पाताल लोक के नीचे अमर पाताल गुफा निवास, वह जगह जहां उड़ती देवी सत्ता में आई थीं। लगता है कि इस बार सत्ता में आने की मेरी बारी है, हा हा हा। पहले गहरा सूर्यपंथ के लोगों को पकड़ो। दरवाजा फिर से खोलो। हम अंदर जाकर आसमान छूना चाहते हैं। वृद्ध शियाओ याओ ने एक उत्साहित मुस्कान बिखेरी। उड़ती देवी को उड़ती देवी इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने अमर पाताल गुफा निवास की खोज की थी। उन्हें किसी प्रकार की अमर की विरासत मिली थी, जिसने उन्हें आसमान छूने की अनुमति दी थी। अंदर खजाने छिपे होने चाहिए, उसे दृढ़ विश्वास था। आर्यन पर वापस आते हैं। उसे भूतिया हाथों ने पकड़ लिया और रसातल में खींच लिया गया। गति अत्यंत तेज थी, उसे प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं मिला। नी लिन भी वैसी ही थी। उसे ऐसा लगा जैसे वह एक अथाह रसातल में गिर रही हो। उनकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो गई। अज्ञात समय के बाद वे दोनों धीरे धीरे जागे। लेकिन जब वह जागा तो वह एक और जगह पर था। एक बहुत ही उत्सवपूर्ण और शानदार कमरे में आर्यन एक चमकीले लाल दूल्हे की पोशाक में था और उसके सामने बैठी थी नी लिन, जो एक लाल घूंघट से ढकी हुई थी। अरे, क्या चल रहा है? आर्यन हैरान था। क्या मैं ही हूं जिसकी शादी हो रही है? नी लिन भी अचानक जागी। उसने अपने सिर से घूंघट उठाया और आर्यन को देखा, फिर खुद को देखा। उसका शरीर हल्का सा सिकुड़ा और उसने पूछा, क्या हुआ? आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, जब मैं जागा तो मैं ऐसा ही था। नीलिन ने कहा, हम इस तरह के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? किसने हमारे कपड़े बदले? क्या ऐसा हो सकता है? महिलाएं आखिर महिलाएं थीं और उनके विचार हमेशा पुरुषों से अलग होते थे। उसे चिंता थी कि उसके शरीर को किसी ने देख लिया था। आर्यन ने उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो। इसके बाद वह दरवाजे के सामने चला गया और उसे खोलना चाहा। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, धमाका! उसका शरीर अचानक उछलकर पीछे आ गया। शक्ति अत्यंत घनी थी और वह उसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पाया। आर्यन का दिल कांप उठा। इस दरवाजे पर एक गठन स्थापित है। आप दरवाजे पर भी एक गठन स्थापित कर सकते हैं? नी लिन ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, मुझे कोशिश करने दो। वह सावधानी से आगे बढ़ी और धीरे से अपने हाथ से छुआ। जैसे ही उसने छुआ, उसका शरीर भी हवा में उछल गया। आर्यन की आंखें और हाथ तेज थे और उसने तुरंत उसे गले लगा लिया। हालांकि उसका हाथ एक ऐसी जगह पर था जहां उसे नहीं होना चाहिए था। छाती। आर्यन ने तुरंत कहा, माफ करना, मैंने कुछ भी नहीं छुआ। पहले तो नी लिन को गुस्सा नहीं आया, क्योंकि आर्यन भी उसकी रक्षा करना चाहता था। हालांकि जब आर्यन ने कहा,
मैंने कुछ भी नहीं छुआ, तो वह नाखुश हो गई। उसने आर्यन को जोर से घूरा। इसके अलावा उसने अनजाने में अपनी छाती फुला दी, जैसे वह कह रही हो, क्या मेरी छाती बड़ी नहीं है? आर्यन ने इसके पीछे का अर्थ नहीं समझा और सोचा कि वह इस बात पर गुस्सा है कि उसने एक ऐसी जगह को छुआ था जिसे उसे नहीं छूना चाहिए था। फिर उसने बात बदल दी और कहा, यह दरवाजा एक गठन है ना? नी लिन ने अपने विचारों को वापस लिया और कहा, हाँ, एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली गठन है। इसके बाद आर्यन और नी लिन ने कुछ बार खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वही हुआ। जैसे ही उन्होंने इसे हल्का सा छुआ, वे उछलकर पीछे आ गए। 1 घंटे बाद वे दोनों बिस्तर पर वापस बैठ गए, हांफते हुए। आर्यन ने कहा, यह सब क्या चल रहा है? क्या हमें यहाँ फंसाकर मार दिया जाएगा? यह जगह आखिर क्या है? नीलिन ने भी भौहें सिकोड़ी और कहा, अमर भूमिगत महल, यह सब क्यों दिखाई देगा? आर्यन ने एक बार फिर गंभीरता से चारों ओर देखा और कहा, यह कमरा ऐसा लगता है जैसे हमें शादी करने के लिए व्यवस्थित किया गया है और इसे यहाँ तक कि दुल्हन के कमरे में भेज दिया गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम दुल्हन के कमरे के बाद गठन को तोड़ देंगे? मुझे लगता है कि यह बहुत संभव है। जैसे ही उसने अपना वाक्य खत्म किया। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1799। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, एपिसोड के अंत में कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। भूत की डोली। आर्यन ने अपने पैरों को कसकर जोड़ा, अपनी कमर सीधी की और तुरंत हंस पड़ा। मैं तो बस अपना तनाव कम करने के लिए मजाक कर रहा था। तुम्हें इतना गंभीर होने की क्या जरूरत है? इसके अलावा अगर तुम तैयार भी हो तो मैं नहीं हूं। कौन जानता है कि इस कमरे के बाहर कितनी आंखें हैं? क्या होगा अगर इस घटिया समय में कैमरे जैसी कोई चीज हो और बिस्तर पर लुढ़कने का दृश्य एक सीडी में रिकॉर्ड हो जाए? मेरी एवी दुनिया में प्रवेश करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि यह हमेशा मेरा सपना रहा था कि मैं एक्स कर सकूं और हाँ करूं, लेकिन अब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्यन बुदबुदाया। नीलिन को कुछ भी समझ नहीं आया। क्या एक्स, क्या एवी, क्या हा, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। अगर उसे पता होता तो वह निश्चित रूप से गुस्से से आग बबूला हो जाती। नीलिन ने आर्यन पर आंखें घुमाईं, फिर बिस्तर पर बैठ गई और सोचने लगी। आर्यन बहुत सीधा था, वह तुरंत बिस्तर पर लेट गया और सो गया। उसने 1 महीने से ज्यादा समय से पहाड़ों में अच्छी तरह से आराम नहीं किया था, इसलिए जब उसने बिस्तर और नरम कंबल देखा तो उसे नींद आने लगी और उसने धीरे से कहा, कोई रास्ता सोचो, मैं पहले सोता हूँ। वह बिस्तर पर गिर पड़ा, कंबल ओढ़ लिया और सो गया। थोड़ी देर बाद हल्की खर्राटे की आवाज सुनाई देने लगी। नीलिन ने आर्यन की तरफ देखा और कहा, इस समय भी तुम्हें सोने का मूड है? आर्यन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने इस कमरे से बाहर निकलने के अनगिनत तरीके सोचे थे, लेकिन वह नहीं कर सका। चूंकि वह बाहर नहीं निकल सका, तो उसने सोचा कि क्यों न कुछ दिमाग की कोशिकाओं को बचाया जाए, कुछ शारीरिक शक्ति बचाई जाए और अच्छी तरह से आराम किया जाए। वैसे भी यह दरवाजा देर सवेर खुल ही जाएगा। माँ, क्या यह आपकी व्यवस्था है? क्या आप चाहती हैं कि मैं जल्दी शादी कर लूं? लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, यह लड़की एक शेरनी के स्तर की है, जिससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता, है ना? इसके अलावा
मैं उससे जबरदस्ती करने पर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, आर्यन अपने मन में बुदबुदाया। नी लिन की खेती उसकी तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत थी। और तो और, वह गो लिन जैसी नहीं थी, वह बहुत सावधान थी और उसने जानबूझकर अपनी ताकत छिपाई थी। अगर आर्यन विस्फोटक देव मुट्ठी का उपयोग नहीं करता तो वह निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर पाता। एक बार विस्फोटक देव मुट्ठी का उपयोग करने पर नी लिन एक मृत व्यक्ति बन जाती। छोड़ो, इसके बारे में सोचते नहीं हैं। पहले सो लेते हैं। पता नहीं जीवन चोर विद्वान कैसा होगा। आर्यन थोड़ा चिंतित था। उसी पल वह जीवन चोर विद्वान को अंदर चार्ज करते हुए महसूस कर सकता था। लेकिन वह अब कहाँ था? हे, जागो, जागो। अज्ञात समय तक सोने के बाद नी लिन ने आर्यन को हिलाकर जगाया। उसने उसकी ओर देखा और कहा, क्या हुआ? क्या तुमने सोच लिया है? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो और मेरे साथ संभोग करना चाहती हो? नी लिन ने उसे एक हत्यारे नजर से घूरा। आर्यन कांप गया और बोला, मैं अभी अभी नींद में बात कर रहा था। मैं अभी तक जागा नहीं हूं। क्या तुम्हें कुछ पता चला? नी लिन ने कहा, मैंने अभी बाहर हवा की आवाज सुनी। आर्यन उठने ही वाला था, लेकिन फिर से वापस गिर पड़ा। उसने कहा, अगर तुमने खबर सुनी तो ऐसा ही हो। तुमने मुझे क्यों जगाया? कहीं तुम नहीं चाहती कि इस दुनिया में हवा न हो? हवा की आवाज बहुत खास है। यह सीटी बजाती हुई गुजरी। यह एक तेज हवा है। इस तरह के भूमिगत महल में हवा कैसे हो सकती है? नी लिन ने आर्यन को फिर से हिलाया। आर्यन ने बेपरवाही से कहा, कौन सही है? अगर भूमिगत महल में हवा नहीं है तो यह जरूर कोई भूत होगा। अरे! नी लिन हांफने लगी और उसका शरीर कांप उठा। वह आर्यन के करीब झुक गई और बोली, क्या तुम्हें लगता है कि भूमिगत महल में सचमुच भूत है? आर्यन ने कहा, अगर भूमिगत महल में भूत नहीं है तो और कहाँ भूत होंगे? जो नरक में प्रवेश नहीं कर सकते वे सभी दुष्ट भूत हैं और उनमें से कई लंपट होते हैं। तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें सावधान रहना होगा। नी लिन का चेहरा पीला पड़ गया। उसी क्षण कमरे में मोमबत्तियां टिमटिमाईं और हवा का एक और झोंका आया। यह अजीब था। वह इतनी डर गई कि उसने आर्यन को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखें कसकर बंद थीं। अचानक नी लिन द्वारा गले लगाए जाने से आर्यन खुद चौंक गया। उसने अपना सिर घुमाया और उसे डरे हुए भाव से देखा। उसने धीरे से कहा, धत, तुम शीर्ष 10 शिष्यों में तीसरे स्थान पर हो। क्या तुम्हें भूतों से डर लगता है? नी लिन ने कहा, वह शब्द मत कहो। कौन सा शब्द? भूत शब्द, आर्यन ने कहा। नी लिन और भी ज्यादा डर गई। उसे स्वर्ग या पृथ्वी का डर नहीं था, लेकिन उसे भूतों से डर लगता था और अंधेरे में तो और भी ज्यादा डर लगता था। उसे अब भूमिगत महल में प्रवेश करने का पछतावा हो रहा था। न केवल वह पकड़ी गई, बल्कि आर्यन ने उसे ऐसे शर्मनाक दृश्य में भी देखा। यह उसकी कमजोरी थी। आर्यन ने जोर देकर कहा, इस दुनिया में कई तरह के भूत होते हैं। नर भूत होते हैं, मादा भूत होते हैं, लटकते भूत होते हैं, विकृत भूत होते हैं। मत कहो, मत कहो। नी लिन ने अपनी आंखें बंद करके विनती की। आर्यन को सच में उम्मीद नहीं थी कि नी लिन को इन चीजों से डर लगेगा। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो नरक में भी गया था और यमराज को भी मार चुका था। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें नरक में उन दुष्ट आत्माओं के स्वरूप के बारे में बताऊं? आर्यन उत्साहित हो गया और बोला, वे लोग और भी भयंकर और बदसूरत होते हैं।
नी लिन और भी ज्यादा कांपने लगी। उसने आर्यन को कसकर पकड़ लिया और छोड़ा नहीं। आर्यन उत्साह से बोल रहा था, लेकिन इस क्षण हवा का एक और झोंका आया। आर्यन की भौहें अचानक तन गईं। भूत ने रोशनी बुझा दी। नहीं। जब हवा का झोंका कमरे में आया तो आर्यन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि कमरा हल्का सा कांप गया। हालांकि यह तेज नहीं था, आर्यन फिर भी इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह कमरा हिल रहा है? आर्यन का दिल तेज हो गया। उसने नी लिन के कसकर पकड़े हुए हाथों को छोड़ा, बिस्तर से बाहर आया और अपना कान जमीन पर लगाया। स्विश स्विश स्विश, स्विश स्विश स्विश। उसने एक बहुत हल्की आवाज सुनी, जैसे पत्तों की सरसराहट। यह सचमुच हिल रहा है। आर्यन के चेहरे पर सदमा था। कमरे के बाहर 16 बलिष्ठ भयंकर दिखने वाले भूत अंधेरे के शून्य में एक विशाल पालकी ले जा रहे थे। भूत पालकी बेहद तेज। चूंकि यह इतनी स्थिर थी, आर्यन को यह भी पता नहीं चला कि यह हिल रही है। नीलिन ने पूछा, तुम्हें क्या पता चला? आर्यन ने जवाब दिया, हम उड़ रहे हैं। नीलिन ने पूछा, क्या मतलब? आर्यन ने जवाब दिया, हम एक कमरे में नहीं हैं, बल्कि एक विशाल पालकी में हैं। बाहर के लोग शायद इंसान नहीं हैं, मुझे लगता है। हमें किसी निश्चित स्थान पर भेजा जा रहा है। नीलिन ने पूछा, कहाँ? आर्यन ने एक कहानी गढ़ी, प्रेतराज नगर। वह सचमुच गढ़ रहा था। लेकिन आधे घंटे बाद एक विशाल भूत शहर, जिसके द्वार पर प्रेतराज नगर लिखा हुआ था, दिखाई दिया। भूमिगत रहस्यमय क्षेत्र, प्रेतराज नगर। आर्यन और नीलिन प्रेतराज को भेंट के रूप में दिए गए थे। नीलिन अंदर ही अंदर सिहर उठी, तो अब हम क्या करें? आर्यन अंदर ही अंदर खुश था कि उसने पृथ्वी अग्नि नाग को मारने के लिए विस्फोटक देव मुट्ठी का उपयोग नहीं किया, नहीं तो यह भयानक होता। नीलिन के डरे हुए भाव को देखते हुए उसने कहा, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। मास्टर दानव, मैं आ रहा हूँ। प्रेतराज नगर। एक और जगह पर एक काला लबादा पहने एक आदमी, जिसके नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। स्वामी वुशुआंग, चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से आपके लिए प्रेतराज नगर पर कब्जा कर लूंगा। कोई बात नहीं। मुझे सिर्फ एक प्रेतराज की परवाह नहीं है, मैं प्रेतराज नगर के नीचे की चीज चाहता हूं, समझे? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1800, दानव राजा का क्लोन। धमाका धमाका। दो जोरदार आवाजों के साथ विशाल पालकी जमीन पर आ गिरी। जमीन पर घुटने टेकते लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे वे किसी विशेष व्यक्ति का अभिवादन कर रहे हों। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, लगता है कि वे हमें अपने राजा को भेंट कर रहे हैं, और एक ऐसे राजा को जो विकृत सनक का मालिक है। नीलिन ने पूछा, तो अब हम क्या करें? आर्यन थोड़ा करीब आया। दरवाजे पर बना विन्यास अभी भी वहीं था, और उसने कहा, जल्दबाजी मत करो, जब तक वे हमें बाहर नहीं निकलने देते तब तक इंतजार करो, उस समय तुम्हें मेरे आदेश सुनने होंगे। अरे, नीलिन ने कहा, मैं तुम्हारे आदेश क्यों मानूं? तुम्हें मुझे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। वह आदेशित होना नहीं चाहती थी। आर्यन ने उसे घूरते हुए कहा, बाहर हर जगह भूत प्रेत हैं, जब तुम्हारे पैर जेली बन जाएंगे तब भी क्या तुम्हारे दिमाग में सोचने की क्षमता होगी? नीलिन ने आर्यन को देखा, कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर कहा, ठीक है। आहा हा, आहा हा। मुझे विश्वास नहीं होता कि 1000 साल बाद कोई आखिरकार आया है।
आहा! एक अशुभ हंसी चारों दिशाओं से गूंज उठी। ऊंग! एक गूंजती हुई आवाज। एक लाल चोगे में एक विशाल आकृति दैत्य राजा प्रतिमा के ऊपर खड़ी थी। आवाज लाल चोगे के नीचे से आ रही थी। दो खून के लाल आंखें पालकी पर टिकी थीं, एक भूखी नजर प्रकट करते हुए, मुझे अपनी शादी की रात को सबसे ज्यादा पुरुष और महिलाएं खाना पसंद है। उन्हें खाने के बाद मेरी साधना एक और कदम आगे बढ़ जानी चाहिए। पुरुष! सब लोग चौंक गए। यहाँ प्रेत संगठन खोलो, मुझे देखने दो कि वे कैसे दिखते हैं, दानव राजा ने उत्तेजना से कहा। आवाज बहुत स्पष्ट थी। आर्यन बहुत स्पष्ट रूप से रुका। आर्यन ने नीलिन को देखा और कहा, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। समझी? नीलिन ने आर्यन की दृढ़ आंखों को देखा। पहली बार महसूस किया कि वह इस आदमी पर भरोसा कर सकती है, जिससे उसे सुरक्षा की भावना मिली, यहाँ तक कि उसके दिल का डर भी गायब हो गया। नीलिन ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, हम। धमाका! प्रेत संगठन खोला गया। कमरे के चारों किनारे चटक गए और ढह गए। आर्यन और नीलिन वहां खड़े थे। आर्यन ने चारों ओर स्कैन किया। यह ठीक वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी। हर जगह दानव और बुरी आत्माएं थीं। एक बार पाताल लोक की यात्रा करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से इन चीजों से डरता नहीं था। हालांकि नीलिन थोड़ी कांप उठी। आर्यन की खून से सनी आंखें लाल चोगे वाले भूत राजा पर पड़ी, जो काफी भ्रमित लग रहा था। उसे बॉस होना चाहिए, लेकिन उसके पास बॉस आभा क्यों नहीं है? क्या कारण है? जैसे ही आर्यन इसके बारे में सोच रहा था, लाल चोगे के नीचे से एक भूखी और प्यासी आवाज गूंज उठी, कितना ताजा और पौष्टिक भोज है, हा हा हा। आज मैं एक अच्छा भोजन करने वाला हूँ। लाल चोगे के नीचे की खून के लाल आंखें कांपती हुई नीलिन पर टिकीं और फिर आर्यन पर। आर्यन भी उसे देख रहा था। उसी क्षण लाल चोगा जोर से कांप उठा, क्योंकि वह उन आंखों से बहुत परिचित था। यह उसका दुःस्वप्न था। भले ही 1000 साल बीत गए हों, वह कभी नहीं भूलेगा। लाल चोगे वाले भूत राजा का शरीर जोर से कांपने लगा। यह वह है, यह वह है, यह वह है। उसका शरीर कांपा, उसकी आवाज कांपी। डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा उत्साह था। अचानक लाल चोगे वाले भूत राजा ने गर्जना की, उसे मारो, उसे मारो। उसने एक भीषण गर्जना की। आसपास के असुरों ने समय पर प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन आर्यन को अचानक हुए बदलाव की परवाह नहीं थी। उसका दिल डूब गया और उसने कहा, नीलिन, सावधान रहना, मैं उसे पहले मारूंगा। जैसे ही उसने अपना वाक्य खत्म किया, आर्यन जितनी तेजी से चल सकता था, सीधे लाल चोगे वाले भूत राजा की ओर दौड़ पड़ा। उसी समय उसकी दोनों मुट्ठियां नीचे गईं। एक कदम, 2 कदम, 3 कदम। बस थोड़ा और। विस्फोटक देव मुट्ठी को हमले की सीमा की आवश्यकता थी। यदि वह हमले की सीमा में प्रवेश करने में असमर्थ था, तो वह लक्ष्य को मार नहीं पाएगा। आर्यन तेजी से बाहर निकला। लाल चोगे वाले भूत राजा ने उदासी से कहा, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारा उस औरत से क्या रिश्ता है, लेकिन आज तुम मेरे लिए नरक के 18वें स्तर पर जाओगे। मैं तुम्हारे मांस के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका! दूरी पर्याप्त है। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां हिलाईं, मेरा मांस खाओगे? हम तो देखते हैं कि तुम्हारे दांत कितने कठोर हैं। सुपर तूफानी विस्फोटक देव मुट्ठी। उसकी दोनों मुट्ठियां नीचे गईं जैसे ही उसने लाल चोगे वाले भूत राजा पर निशाना साधा और आगे मुक्का मारा। प्रकाश की 5 किरणें चमकीं।
विस्फोटक देव मुट्ठी के तहत कोई जीवित नहीं बचा। जब से आर्यन ने विस्फोटक देव मुट्ठी को मिलाया था, तब से ऐसा ही था। कोई भी कभी जीवित नहीं बचा था। यहां तक कि यह मुख्य देव कलाकृति की मुख्य देव तोप से भी ज्यादा शानदार था। निशाना साधना मतलब मौत। इस समय आर्यन को अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला था जो मर न सके, इसलिए उसे विस्फोटक देव मुट्ठी पर पूरा भरोसा था। लाल चोगे वाले भूत राजा ने उपहास किया और कहा, बस यही चाल? क्या उस औरत ने तुम्हें मुझे मारना नहीं सिखाया? ओह हाँ, वह औरत मुझे बिल्कुल मार नहीं सकती। लाल चोगे वाला भूत राजा बिल्कुल भी डरा नहीं था। प्रकाश की 5 किरणों को अपनी ओर आते हुए देखकर उसने अपना चोगा लहराया और चिल्लाया, मेरे लिए तोड़ दो। खूनी रोशनी चमकी। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। यह बाहर निकला, लेकिन प्रकाश की 5 किरणें गायब नहीं हुईं। बिना किसी बदलाव के वे अभी भी उसकी ओर बढ़ रही थीं। लाल चोगे वाले भूत राजा ने भौहें चढ़ाई। आर्यन हंसा, मेरे लिए घमंड करना जारी रखो। गरज गरज। प्रकाश की 5 किरणें 5 होमिंग मिसाइलों की तरह थीं, एक के बाद एक विस्फोट करती हुई। लाल चोगे वाला भूत राजा तुरंत टुकड़ों में उड़ गया। आर्यन हंसा, विस्फोटक देव मुट्ठी के तहत कोई भी जीवित नहीं रह सकता, भले ही तुम भूत हो, तुम बच नहीं पाओगे। विस्फोटक देव मुट्ठी कितनी भयंकर थी। हालांकि आर्यन के दिल में एक बुरा शक था, क्योंकि उसके सामने भूत राजा बॉस एक बॉस की तरह नहीं लग रहा था। उसकी विशेषताएं अन्य बॉस से पूरी तरह अलग थीं। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को भूत राजा क्लोन को मारने के लिए 15 लाख अनुभव, 1,50,000 देव शक्ति अंक और एक असामान्य बिंदु प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को स्तर बढ़ाने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर हरी तारा स्तर 3। डिंग। खिलाड़ी आर्यन के अंगरक्षक शियाओ यान को स्तर बढ़ाने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर 53। रब। आर्यन का दिल कस गया। मैं जानता था, मैं जानता था। यह सचमुच एक क्लोन है। आसपास के असुर सभी हक्के बक्के रह गए थे। तुरंत आर्यन ने नी लिन का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, भागो। बॉस को मारे बिना आर्यन अब केवल एक ही काम कर सकता था, और वह था भागना, क्योंकि अगर वह और देर तक रुकता तो वह और नी लिन यहीं मर जाते। और तो और बातें हाथ से निकल रही थीं। उसने केवल एक भूत राजा क्लोन को मारा था, उसके कितने क्लोन थे? विस्फोटक देव मुट्ठी का उपयोग दिन में केवल एक बार किया जा सकता था। यदि वह एक बार विफल होता तो परिणाम पर विश्वास करना मुश्किल होगा। हालांकि आर्यन खुद भी बेहद उत्साहित था। क्लोन को मारने से मिला अनुभव मुझे एक बार स्तर बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। यदि हजारों क्लोन हैं तो क्या मुझे उड़ना नहीं पड़ेगा? अंगरक्षक का स्तर फिर से बढ़ गया है। इस महीने के समय में आर्यन 10 से अधिक स्तर ऊपर चला गया था। शियाओ यान भी स्तर बढ़ा रहा था, और जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ा, उसे प्राप्त होने वाली स्वर्गीय ज्वालाओं की संख्या भी बढ़ गई। मां कसम, यदि तुम मुझे एक कोने में धकेलते हो तो मैं सीधे शियाओ यान को बाहर निकालूंगा। आर्यन का दिल डूब गया। यह उसका अंतिम तुरूप का इक्का था। शियाओ यान जो 50 से अधिक स्तर का था, वह अब कितना मजबूत था। उसने स्वर्गीय ज्वाला को किस स्तर तक साधा था? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों।